अस्सलामुअलैकुम भाई, गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीब आसिफ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर, इस उम्मीद और इस दुआ के साथ हमेशा की तरह कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। और आज की अच्छी बात में हम अपने ना मुल्क के माहौल को साफ़ रखने की बात करेंगे, क्योंकि मौसमियाती तब्दीली वैसे तो पूरी दुनिया का मसला है, लेकिन ये हमारे लिए दीगर ममालिक की निस्बत सबसे बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। क्योंकि पाकिस्तान में बेमौसमी बारिशें और कबल अज़ वक्त मौसम की जो तब्दीली है ना, उसने वैसे तो रेड अलर्ट जारी कर रखा है, लेकिन हमारे यहाँ हो बिल्कुल इसके बरक्स रहा है। और बुनियादी तौर पर इसके पीछे दरख्तों की कटाई या फिर कहा जाता है कि कार बसेस से निकलने वाला धुआं तो है ही है, लेकिन इसमें एक बड़ा हिस्सा प्लास्टिक का जो कसरत से हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो भी है। और ये सब मिलकर हमारी फ़ज़ा में से ना सिर्फ ऑक्सीजन की मिकदार को कम करते हैं, बल्कि इनसे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो बढ़ जाती है, उसकी मिकदार भी बढ़ जाती है। और यही वजह हमारे सामने आती है कि पाकिस्तान जो है वो मौसमियाती तब्दीलियों के संगीन नताइज को भुगतने के लिए खड़ा हुआ है, और हम भुगत भी रहे हैं। ये हमें समझना होगा कि जनाब, जो मौसमियाती तब्दीली है ये एक आलमी मसला ज़रूर है, और इस पर फ़ोटो सेशंस भी करवाए जाते हैं, मगर इन फ़ोटो सेशंस में पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं है, ज़रा सा काम नहीं है। और हमें ख़ुद ही इस ख़तरे के ख़िलाफ़ खड़ा होना पड़ेगा, यकजा होना पड़ेगा, एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा और अपने हिस्से की शमा खुद ही जलानी पड़ेगी। क्योंकि दरख्त लगाना कुछ ज़्यादा महंगा नहीं है। अपने इर्द गिर्द अगर आप देखें 4 से 5 दरख्त लगाएं, उनका ख्याल रखें, और ठीक 5 से 6 साल बाद ये आपका ख्याल अगले 50 साल तक रखेंगे, आपकी नस्लों का ख्याल रखेंगे। और प्लास्टिक का इस्तेमाल बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। पूरी दुनिया में प्लास्टिक का इस्तेमाल ख़त्म हो चुका है, लेकिन हमारा मुल्क, क्योंकि हमारा मुल्क ना तो इसकी वजह से होने वाले ज़रूरी शोबों के नुकसान से उस नुकसान को बर्दाश्त कर सकता है, और ना ही मुआशी बहरान को बर्दाश्त कर सकता है। तो इस पर काबू पाना महज तरक्की याफ्ता ममालिक की ज़िम्मेदारी नहीं बनती, बल्कि हमें भी इस पर काबू पाने के लिए ना मुकम्मल जिद्दोजहद करनी पड़ेगी। ऐसी पॉलिसीज़ लेकर आनी पड़ेंगी जिनके ऊपर अमल दरामद हो सके। और दूसरा कि जंगलात की कटाई पर तो काफ़ी हद तक कहा जा सकता है कि काबू अब पा लिया गया है, और हुकूमत भी नए दरख्त जो है वो लगा तो रही है, मगर महज इतना करना काफ़ी नहीं होता है। बहुत से और भी इकदाम उठाने हैं। इस हवाले से जो फैक्ट्रीज़ है जिनसे धुआं निकलता है, वो भी एक संगीन जुर्म भी है, और अभी भी वो फैक्ट्रीज़ चल रही हैं, उनको रोकने वाला कोई नहीं है, उनको चलान करने वाला, उनको जुर्माने करने वाला कोई भी नहीं है। और ठीक है, हम ये नहीं कहते कि आप फैक्ट्रीज़ जो है ना वो बंद कर दें, ऐसा नहीं है, आप फैक्ट्रीज चलाएं, लेकिन उस हवाले से जो इकदामात करने वाले हैं एटलीस्ट वो तो करें ना, कि हम लोग अपने तौर पर वो इनिशिएटिव्स लें, वो जो इससे जो हमारी मईशत को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुंच रहा है उसकी तो ज़िम्मेदारी हम लोग ये करें ना। लेकिन रोज़ाना हम देखते हैं, एक तो फैक्ट्रीज़ हैं, दूसरी तरफ जो शहर में हमारी धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ हैं, मोटरसाइकिलों का, वो भी देख लें, दिन ब दिन हमारी सड़कों पर इनकी तादाद बढ़ती ही जा रही है। और शहर लाहौर में क्योंकि हम बैठे हुए हैं, यहाँ पर आबादी बहुत ज़्यादा है, सबसे बड़ी आबादी कह लें कि हमारे शहर लाहौर में दूर दराज से लोग यहाँ पर आके रहते हैं। आप इसी को देख लें, आलूदगी के इंडेक्स में दुनिया भर में सबसे पहले नंबरों पे आता है हमारा शहर लाहौर। और हुकूमत यहाँ सफ़र के लिए बहुत सारी सहूलियात हमें दे रही है। ऑरेंज लाइन ट्रेन है, स्पीडो बसेस हैं, मेट्रो जैसी कई सहूलियात हमें फ़राम कर रही है। तो क्या ज़रूरत है कि हम अपनी मोटरसाइकिलें बाहर निकालें, गाड़ियाँ बाहर निकालें और उस पर सफ़र करें। साइकिल भी तो लिया जा सकता है ना, उस पर भी तो सफ़र किया जा सकता है ना, जो ना तो धुआं खारिज करती है और ना ही पेट्रोल खाती है, आपकी पेट्रोल की भी बचत होगी। और दूसरा, अगर देखा जाए तो मेट्रो बस यहाँ पर ऑरेंज लाइन पर अगर हम सफ़र करें तो आपके स्टेटस में क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। मान लें कि अवामी सवारी में थोड़ी सी परेशानी बर्दाश्त आपको करना पड़ेगी, क्या ये बेहतर नहीं है कि ना सिर्फ वो आपका पैसा बचाएगी जो महाना हज़ारों की सूरत में आपका पेट्रोल पर ख़र्च हो रहा है, बल्कि सड़कों पर कम गाड़ियां चलने से मुल्क को भी बेशबहा फ़ायदा पहुंचेगा, और ये इसमें आपकी आमदनी भी बचेगी और आप भी सेविंग के जो है चक्कर में जो है ना वो ज़्यादा सेविंग्स कर सकेंगे।
और अगर अमेरिका और यूरोप में देखा जाए तो वहाँ के वज़ीर-ए-आज़म ब्यूरोक्रेट्स तक साइकिल पर आम लोगों की तरह सफ़र कर रहे होते हैं, तो यहाँ किसी आम शहरी तक को ऐसा करने से क्यों मसला होता है, ये भी एक सवाल है। क्योंकि एक आम शहरी ना मजमूई सोच को फ़रोग देने से कासिर है। ऐसी सूरत में हमें जो मजमूई तौर पर मुल्क को कौम के लिए सोचना होगा, सिर्फ अपने लिए नहीं सोचना, ना कि सिर्फ अपनी सहूलत और आसाइश को ही तरजीह देते रहें। हमारा अपनी रोज़ाना की रूटीन में इतना सा फ़ैसला बहुत बड़ी तब्दीली पैदा कर सकता है, और ऐसे हालात में एक आम शहरी मुल्क के लिए इतना तो मेरे ख्याल से कर ही सकता है कि उसके माहौल का ख्याल रखे। मईशत का भी ख्याल आप इसी तनाजुर में रख सकते हैं कि माहौल हमारा एक तो बेहतर हो ही रहा है, दूसरा हमारी मईशत भी इस हवाले से बेहतर हो रही है कि जब हम पेट्रोल पर इतना ज़्यादा अपना पैसा खर्च नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो चीज़ें हैं वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। हम कहते हैं कि जनाब एक बंदे की तब्दीली से क्या ही तब्दील हो जाएगा, होता है जब आपका घर ठीक होना शुरू हो जाता है ना, घर से ही ये चीज़ें होती हैं। जब आपका घर ठीक होता है, आपका मोहल्ला ठीक होना शुरू हो जाता है। आपको देखा देखी मोहल्ला ठीक होता है, आपकी सोसाइटी ठीक होती है। सोसाइटी ठीक होती है तो वो ऑटोमेटिकली पूरे मुल्क पर उसके असरात आना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक चेन चल रही होती है। तो ये मत सोचे कि अगर हम बदल जाएंगे और हम अगर अच्छा काम करना शुरू हो जाएंगे, हम सोचना शुरू हो जाएंगे अपने मुल्क के बारे में, अपने माहौल के बारे में, साफ़ सुथरे माहौल के बारे में, तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा, बाकी लोग तो वैसे ही कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। आपकी सोच बदलेगी तो आपके साथ साथ जो आपसे मुंसलिक लोग हैं, कहीं ना कहीं उनकी सोच भी आपको देखते देखते बदलना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए शुरू तो करें सोचना, अच्छा सोचना शुरू तो करें, लोगों के बारे में सोचना शुरू तो करें। चले अपने पाकिस्तान के बारे में ही सोच लें। कुछ आपकी सेहत के हवाले से बात कर लेते हैं, बिकॉज़ योगा करें और सेहतमंद रहें, ये हमारा मोटो है और इसलिए हम आप लोगों को योगा के टिप्स देते रहते हैं। तो आज हमारे साथ योगी नईम साहब मौजूद हैं जो हमें योगा बताएंगे कि किस तरह आपने हेल्दी वेल्दी रहना है। तो उन्हीं की तरफ चलते हैं और आज की योगा के टिप्स उनसे लेते हैं। जी योगी नईम साहब बताइए। जी बहन, जैसा कि हम बात कर रहे थे ट्राटिक पे, तो ट्राटिक के जो है वो मशक़ें कैसे की जाएं, उनके हवाले से, आँखों के हवाले से जो हम और कुछ योगा से मुआवनत ले सकते हैं उस पर डिस्कस करते हैं कि योग जो है वो आँखों को कैसे बेहतर बना सकता है। अगर आपकी बनाई चली गई है और आप उसको रिवर्स करना चाहते हैं, आपकी आँखें बेहतर तरीके से काम कर सकें, आपको जो है वो ऐनक से छुटकारा हो जाए, तो सबसे पहले तो हम जो है वो जैसे पॉइंट्स की बात कर रहे थे, तो पॉइंट्स जो हैं वो ये आपके अंगूठे के जो है वो ये टॉप जो है, अंगूठे की टॉप दोनों हाथों पे, अगर आप इसको यूँ बैठ जाएं और यूँ मसाज करें आधा घंटा रात सोने से पहले। अच्छा, दिन में इसको नहीं करना, क्योंकि दिन में अगर आप करेंगे तो इससे जो है वो आपको गनूदगी हो जाएगी, इससे सुकून मिलता है, दिमाग को बड़ा रिलैक्सेशन मिलती है, तो नींद आना शुरू हो जाती है। तो इसके बाद रेस्ट करना बड़ा ज़रूरी है। तो रात सोने से पहले आप अपने बेड पे बैठे हुए आप इस तरह अपने अंगूठों के टॉप जो है आधा, तो इसको आप मसाज करें किसी भी ऑयल से या लोशन से। भाई इसको सॉफ्ट रखने के लिए कोई भी आप चिकनाई लगा लें तो उससे आप मसाज करें। एक तो ये बड़ा बेहतरीन रहेगा। और दूसरा जो देसी घी होता है, गाय का देसी घी, अगर गाय का मिल जाए तो बहुत अच्छा है। और सिलाई आपने लेनी है शीशे वाली, जो आपको सुरमे के लिए शीशे की सिलाई मिलती है, आप घी में टच करके उसको आँखों में लगा के फिर सोया करें। देसी घी गाय का अगर आंखों में लगा के सोएं तो उससे भी आंखों की बिनाई बेहतर होना शुरू हो जाती है। लेकिन इसको 3 महीने कम से कम करना पड़ेगा। 3 से 6 महीने अगर आप करते हैं तो इससे आपकी आंखें जो हैं वो आपकी बेहतर होना शुरू होती हैं और आपकी ऐनक जो है उतरना शुरू हो जाती है। आप ग्लासेस से आपकी जान छूट जाएगी। अब कुछ ट्राटक की जो मशक़ें हम कर रहे हैं कि एक बताया था आपको शमा बीनी, माह बीनी, शमस बीनी और मरकज़ बीनी। गलती क्या करते हैं हम कि हम कैंडल जलाते हैं, उसको देखते रहते हैं, फिर आंखों से पानी बहना शुरू हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना। आपने बजाय शमा बीनी करने के, बजाय शमस बीनी करने के, बजाय आपने माह बीनी करने के, आपने और आसान कर लेना है। आपने किसी भी चीज़ को देखना है, फोकस करना है। जैसे हम ग्राउंड में हैं तो दरख्त बड़े खूबसूरत हैं, मकसद है अपनी आँख को खोल के रखना, जितना आप आसानी से रख सकते हैं। उसके बाद आप ब्लिंक कर लें। जहाँ भी आप देखते हैं आप थोड़ा सा फोकस करें और बंद कर लें, फिर दोबारा देखें। एक ही जगह पे मुसलसल देखना ट्राटक है, मुसलसल देखना। लेकिन आंखें आप ब्लिंक कर सकते हैं, ब्लिंक को आपने ख़त्म नहीं करना। ये एक वक्त आएगा जब आप ब्लिंकिंग आपकी रुक जाएगी और आपका आंखों में पानी भी नहीं आएगा। होता ये है कि हम शुरू में ही जो है वो
1 मिनट या 2 मिनट देखना शुरू कर देते हैं, जिससे फिर आपकी आंखें सही होने के बजाय ख़राब हो जाएंगी। मैं किसी भी चीज़ को अगर देखूंगा तो मैं मुसलसल 30 सेकंड के बाद अगर मैं ब्लिंक नहीं करता तो मेरी आंखों में से पानी बहना शुरू हो जाएगा। तो उससे बेहतर है कि आप आंख ब्लिंक कर लें और फिर देखें। इससे आपका स्टेमिना आंख का बेहतर होना शुरू हो जाएगा। और एक फ़ोकस की एक्सरसाइज है। फ़ोकस आपने कैसे बेहतर करना है कि अपने अंगूठों को दोनों सामने ऐसे अपनी आंखों के ले आएँ और ऐसे पंच आप हल्का सा बना लें और आहिस्ता 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 आँखों को देखना, लेकिन आपकी आई बॉल जो है वो बिल्कुल सामने की तरफ हों, लेकिन आपकी नज़र में आपके दोनों अंगूठों के टॉप हों। आप उनको देखते रहिए, आहिस्ता आहिस्ता खोलते जाएं जितना आप इनको खोल सकते हैं, लेकिन आंखें आपकी दोनों अंगूठों को देख रही हैं। आप सामने भी देख रहे हैं और अपने दोनों साइडों पर भी देख रहे हैं। ये आप अपने आँख का विज़न थोड़ा सा खोलते हैं, आप बड़ा करके देखते हैं। एक हम देखते हैं सिर्फ सामने, अब आप ओवरऑल देख रहे हैं जहाँ तक आपकी आंख जो है काम कर सकती है। तो दोनों अंगूठों को आप हल्का हल्का हिला भी सकते हैं ताकि आपकी तवज्जो और बढ़ जाए। हल्का हल्का आप मूवमेंट देंगे तो आपकी तवज्जो जो है वो और ज़्यादा अपने अंगूठों की तरफ आ जाएगी, आप मेंटली इन्वॉल्व हो जाएंगे उसके अंदर। तो ये हरकत आपको मेंटली इन्वॉल्व करेगी। अब यहाँ तक आप दोनों अंगूठों को एक ही वक्त में देख सकते हैं। फिर आहिस्ता 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 इसको क्लोज़ करें। अच्छा, इसके दौरान आप आंखों को बंद करके खोल सकते हैं, मुसलसल खोल के नहीं रखना। अगर आपका स्टेमिना नहीं है तो आप शुरू में आंखें बंद करके खोल भी सकते हैं। तो ये बड़ी बेहतरीन एक्सरसाइज है आँखों के हवाले से। फिर आँखों के जो है वो कुछ पोजेज़ हैं जो आँखों की तरफ जो है वो ब्लड फ्लो को बेहतर करते हैं। आपकी जो ऑप्टिकल नर्व है उसके लिए वो उसको मुआवनत करते हैं, उसकी जो है वो हेल्थ के लिए। तो उसमें सबसे जो बेहतरीन पोज़ है वो है चाइल्ड पोज़। आपने करना क्या है कि आपने ऐसे बैठना है जैसे आप नमाज में बैठते हैं, इस पोजीशन में बैठ जाएं। और अगर आपसे इस तरह नहीं बैठा जाता तो आप चेयर पे बैठे हुए भी ये कर सकते हैं। आपके पाँव नीचे लटके हुए होंगे चेयर के ऊपर। आपने करना ये है कि आपने सजदे की पोजीशन अपना लेनी है। अब कुछ लोगों के पेट बड़े होते हैं, वो नहीं कर सकते इसको पेट बड़े होने की वजह से। तो उनके लिए ये है कि आप अपने घुटनों को खोल लें, अपने पेट को स्पेस दे दें बीच में, पेट को आगे निकालते हुए अपने दोनों टांगों के दरमियान में, थाइस के दरमियान में। तो आप कमर को सीधा रखते हुए झुक जाएं और यहाँ पे आप स्टे कर लें। तो बड़ी आसानी के साथ जितना आप रुक सकते हैं, ये आपकी जो है वो आँखों की बनाई बेहतर होना शुरू हो जाएगी। और इसके अलावा जब भी आप कोई भी त्राटक की मशक करें या आप कोई भी किसी किस्म की आँखों की वर्जिश करें तो आप पामिंग ज़रूर करें। पामिंग क्या है कि अपनी हाथों को गर्म करें। हाथों से आपके वेव्स निकलती हैं, आपकी 5 उंगलियों से वेव्स निकलती हैं, आपके पूरे हाथ से वेव्स निकलती हैं। तो इसको आप रगड़ें, थोड़ा रगड़ने के बाद ये गर्म हो जाएगा। जब हाथ दोनों गर्म हो जाएं तो इनको आंखों के ऊपर रखें, ऐसे रगड़ना है और फिर आपने आंखों के ऊपर रखना है। जब ठंडे हो जाए फिर दोबारा रगड़ लें। तो इस तरह 1 मिनट के लिए आप पामिंग करें, इससे आपकी आंखें बेहतर होती हैं। और कभी भी आपने गर्म पानी के छींटे नहीं मारने अपनी आंखों के अंदर। बहुत सारे लोग गर्म पानी के छींटे आंखों में मारते हैं, अरके गुलाब आंखों में डालते हैं। ऐसी चीज़ों से परहेज़ करें। साफ़ ताज़ा पानी आप जाए उससे आप अपनी आंखों में छींटे मार सकते हैं, उससे सफाई हो सकती है। और इसके अलावा जो है वो किसी किस्म का आपने अगर इसको महसूस कराना है आँख को, आप अपनी आँखों को बंद कर लें और लेट जाएं। तो कोई भी ऐसे जो है वो मतलब कोई भी फ्रूट या कोई भी आप जैसे कुकम्बर अक्सर करते हैं, काट के पूरा स्लाइस रख देते हैं। स्लाइस रखने से बेहतर है कि उसको कद्दूकश कर लें। कद्दूकश करके उसके हल्के से पेड़े से बना के आँखों के ऊपर रख लें तो वो ज़्यादा महसूस होंगे, ठंडक महसूस होगी। तो उससे आपकी आँखें बड़ी रिलैक्स होगी। तो इसके साथ ही जो है वो इजाज़त चाहते हैं। बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, योगी नईम साहब हमारे साथ मौजूद थे और आज उन्होंने आंखों के हवाले से हमें बताया कि किस तरह आप अपनी बिनाई बेहतर कर सकते हैं योगा की टेक्निक्स करके। योगी साहब बहुत शुक्रिया। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट के हवाले से बात कर लेने। अलीना नकवी हमारे साथ मौजूद है तो उनकी तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वो आज हमें क्या सिखा रही हैं। जी अलीना, बताइए।
अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना नकवी, आर्ट एंड क्राफ्ट एक्सपर्ट। आज हम बनाने वाले हैं कार्ड से वाटर थीम के लिए डिफरेंट कार्ड्स जो हमारे स्कूल प्रोजेक्ट्स में भी यूज़ होते हैं बच्चों के लिए। इससे ये हो गई अवेयरनेस भी आएगी बच्चों में कि आपको पानी बचाना कितना ज़रूरी है, उनको डिटेल में समझाएं क्योंकि पानी ही असल हमारी ज़िंदगी है। इसलिए आज मैं उस थीम के लिए कार्ड रेडी करने वाली हूँ। उसमें अब मैं यूज़ करने वाली हूँ ये कुछ पेपर्स जो आपको आसानी से मार्केट से मिल जाएंगी। कोई भी कलर आप लेकर उसका कार्ड बना सकते हो। पेपर्स, सीजर्स और ये ग्लू स्टिक्स। इसमें सबसे पहले मैंने ये कार्ड इसकी बेस रेडी करके रखी है। 2 कार्ड्स मैंने आपस में जोड़ दिए थे इस ग्लू से, वो रखूँगी यहाँ पर। और उसके बाद मैंने ये बनाया था एक सेव वाटर थीम के लिए छोटा सा पॉट, ये होगा। और ये वाटर दिखाने के लिए उसके छोटे छोटे से कतरे बने हुए हैं। ये ड्रॉप्स भी यहाँ रख देंगे। अब मैं इसको जोड़ना स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले ये पॉट हम यहाँ जोड़ेंगे इस तरह। फिर उसके बाद उसके ड्रॉप्स के लिए जहाँ मर्ज़ी आप ड्रॉप्स भी लगा सकते हो। मैं इसके साथ लगाऊंगी इस तरह कि हम सेव करें उसको, वो पता चलना चाहिए प्रोजेक्ट में। ये और इस तरह ये जोड़ने के बाद ये इस तरह हो जाएगा। ये एक प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा आपका एक कार्ड का। और सेकंड कार्ड पे भी मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने ऑलरेडी रेडी करके रखा है वो किस तरह से है। वो ये है, वो ये बना हुआ है और उस पर एक मैसेज भी है, सेव वाटर सेव लाइफ। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बच्चे जो टैप खुला छोड़ देते हैं, उनको पता नहीं कि पानी कितना इंपॉर्टेंट है, उनको हमें सिखाना चाहिए। और स्कूल में ऐसे प्रोजेक्ट्स होते रहते हैं अवेयरनेस के लिए, ताकि बच्चे इस पानी को बचा सकें और हमारी ज़िंदगी बच सके। मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों को ये छोटा सा अवेयरनेस मैसेज भी पसंद आएगा और ये कार्ड भी पसंद आएगा। वो अपने स्कूल में इसको ट्राई भी करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़। ठीक है जी, अलीना हमारे साथ मौजूद थी। अलीना, बहुत शुक्रिया आपका। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ पाकिस्तान के हवाले से बात कर लेते हैं। और पाकिस्तान में रहने वाला हर एक शख्स, चाहे वो तनख्वाहदार हो या फिर कारोबारी हो, इस पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 की शिक नंबर 114 के तहत इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराना लाजमी है और फ़र्ज़ भी है। फाइलर वो शख्स होता है जो हर साल टैक्स गोशवारे जमा कराता है, जबकि नॉन फाइलर उसको कहते हैं जो इनकम टैक्स गोशवारे जमा नहीं करवाता है। और टैक्स गोशवारे जमा करवाने का मुश्किल काम तो एक तरफ, हमारे यहाँ तो फाइलर बनना भी एक आग का दरिया समझा जाता है उसको। और हम में से बहुत से लोग जो मुलाजमत पेशा हैं और हर माह अपनी तनख्वाह में बग़ैर आगाही के कटौती करवा लेते हैं, लेकिन फाइलर बनने में दिलचस्पी नहीं रखते। और हम फाइलर बनना एक भारी पत्थर को धक्का लगाने के मुतरादिफ समझते हैं कि पता नहीं हम इसे आगे धकेल सकेंगे भी या नहीं। और वो लोग जो फाइलर बनना तो चाहते हैं लेकिन वो इस अमल के पेचीदा निज़ाम से ही परेशान रहते हैं। तो आज हम इस हवाले से बात करने जा रहे हैं कि आखिर 25 करोड़ की जो आबादी है उसका बोझ सिर्फ 40 लाख फाइलर अफराद कैसे और क्यों उठा रहे, जबकि कहा जाता है कि मुल्क में 7 से 8 मिलियन अफराद फाइलर हैं। तो 40 लाख तो ये एक्टिव टैक्स पेयर हैं, तो बाकी की तादाद कहाँ गायब है? वो क्यों नहीं टैक्स नेट में आ रहे हैं? उन्हें कौन पकड़ेगा? तो आज हम इस पर बात करेंगे फाइलर नॉन फाइलर के हवाले से। और जो फाइलर लोग हैं उन्हें क्या क्या सहूलियात दी जाती हैं जिसका हमें इल्म नहीं है, उस पर भी आज हम बात करेंगे इन डिटेल में। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए शफकत महमूद चौहान साहब मौजूद हैं, जो कि मेंबर हैं पाकिस्तान बार काउंसिल के और साबिक सदर लाहौर टैक्स बार के सदर भी रह चुके हैं। और जनाब टैक्स के मैटर्स के हवाले से उनकी स्पेशलिटी है। तो सर आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो ये जो टैक्स, क्योंकि आजकल हर किसी को इनकम टैक्स के हवाले से ना वो एक मैसेज आ रहा है कि जी अपने जो है गोशवारे जमा करवाएं और फाइलर बने और ये करें वो करें। तो सबसे पहले तो बताइए कि फाइलर बना कैसे जा सकता है? हम सबको लगता है बहुत ये पेचीदा निज़ाम है और किस तरह बनना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, ये वी डोंट नो। बहुत सारे पाकिस्तानी उनको नहीं पता इसका निज़ाम कैसे, क्या सिस्टम है। तो सबसे पहले बताइए कि फाइलर कैसे बना जा सकता है? देखिए जी, फाइलर बनने के लिए आप अपने पहले तो अकाउंट आप खोलें। ठीक है। बैंक अकाउंट होगा, आपका NIC होगा और वो दोनों आप देकर आप फाइलर के तौर पे आप अपने घर बैठे जो आपके टैक्स पे टैक्स कंसल्टेंट्स हैं या ऑफिशियल भी लोग हैं, आप जाते हो तो वो आपको रजिस्टर कर देते हैं। अच्छा। और आपका अपना बिजनेस एड्रेस होगा, आपका घर का एड्रेस होगा, आपके पर्टिकुलर्स होंगे,
आप फाइलर हो जाते हो। लेकिन उस फाइलर होने के लिए हमारे यहाँ वो फाइलर होना इतना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। अच्छा। लेकिन उसको चलाना आगे एक बहुत बड़ा, ये जैसे आपने कहा जी समंदर पहाड़ जी, ये जी। बन जाता है। हाँ। हमारे यहाँ बेसिक ये है कि जो रिटर्न सिस्टम है पिछले कई दहाइयों से, बैक कोई अबाउट 25 years आई वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द लॉ जी, टैक्स जी। बार एसोसिएशन। तो तब से हमारे यही सवाल रहा है कि फॉर गॉड सेक आप इसको सिंपलीफाई करें, सिंपलीफाई करने के साथ साथ एक को रेगुलाइज करें। अब अभी आप इस साल भी इन्होंने अपना वो पूरा जो था सिस्टम उसको डाटा वो चेंज कर दिया। अच्छा। वो जो रिटर्न फाइलिंग का सिस्टम था, चीज़ें थी, उसमें जो वेरिएशन लाए, 7E एक सेक्शन डाला, 7E का झगड़ा चला, वो कोर्ट्स में गया, कहीं सस्पेंड हुआ, कहीं स्टे हुआ, पहले इन्होंने डाला, फिर उन्होंने उसके बाद कहा जी चले उसके बगैर करें। अब ये जो सिस्टम है उस वजह से लोग परेशान होते हैं। अच्छा। एक बात। दूसरी बात यह है कि हर कोई ये समझता है कि अगर एक दफ़ा मैं रजिस्टर हो गया तो पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। अच्छा। मेरी आगे जो है कॉम्प्लिकेशन बिल्डअप होंगी। हमारे यहाँ माइंड सेट नहीं है टैक्स पेयर का। ओके। अगर माइंड सेट हो, मैं महसूस करूँ कि मैं 5% या 7% टैक्स देना है, नो डाउट बहुत अच्छी स्कीम्स भी आई जिसमें ये कहा गया कि अगर आपकी इनकम 5 लाख है तो आपका स्लैब बहुत थोड़ा होगा। अच्छा। ज़्यादा है तो स्लैब ज़्यादा होगा। वो भी चीज़ें थी, लेकिन उसके बावजूद माइंड सेट नहीं है। माइंडसेट नहीं चेंज हो रहा है। लोगों को आगाही स्कीमें भी चलाई गई, लेकिन टैक्स लेना जो है या किसी का टैक्स देना जो है वो डिफिकल्ट तो होता है। नहीं तो कि जेब से क्यों पैसे- है, मतलब ये माइंडसेट क्यों इतना रिजिड हो गया है कि हम टैक्स नेट में आना नहीं चाहते हैं? क्या सहूलियात का नहीं पता कि अगर हम फाइलर बन जाएंगे तो हमें ये सहूलियात भी, ये देखिए, बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं? इस वक्त सहूलियात तो ये है, देखिए जी, अगर आपका रेट ऑफ टैक्स जो है, आपकी डिडक्शन एट सोर्स जो है वो कम होगी अगर आप फाइलर हो। अगर आप नॉन फाइलर हो तो रेट ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स ज़्यादा होगी। अच्छा। जैसे आपकी रजिस्ट्री है, रजिस्ट्री के वक्त इन्होंने आप कैपिटल गेन टैक्स लगा दिया, तो जो फाइलर है उसका रेट डिफरेंट है, वो ऑलमोस्ट 50% है, जो नॉन फाइलर है उसका डिफरेंट है। तो ये एडवांटेज तो हैं, लेकिन जो भी कोई एक दफ़ा फाइलर बनता है उसके अंदर एक डर है कि मैं हमेशा अगर रिटर्न फाइलर बन जाऊंगा तो एक तो ये है कि पहला कि हर साल मैं जाके रिटर्न फाइल करूं। अच्छा। दूसरा ये है कि जब मैं रिटर्न फाइल करूंगा तो फिर वो इसमें मेरा खाना पीना रहना सहना सब कुछ जो है ना सब इंक्लूड कुछ किया जाएगा। वो आ जाएगा। लेकिन बात यह है कि जो सोसाइटीज़ होती हैं जहाँ ये समझा जाता है कि हमने मुल्क को चलाना है, हमें ये देना है, वो चीज़ और होती है। यहाँ हमारे यहाँ तो पहला सवाल ही ये होता है कि हम क्यों टैक्स दें। वो इसलिए कहते हैं कि हमारे जो काबरीन हैं, हमारे जो हुकूमत करने वाले हैं, वो खुद ही इतने सवालिया निशान होते हैं अपने लिए। तो वो कहते हैं कि अगर हमारा टैक्स जाकर इनकी पॉकेट्स में जाना है तो हम क्यों तो दें? फिर हम क्यों दें? आपको पता है कि पाकिस्तान दुनिया का ऐसा मुल्क है जहाँ सबसे ज्यादा खरात की जाती है। बेशक ऐसे, लेकिन फिर भी यहाँ से गुर्बत खत्म नहीं होती। अगर यही खरात, अगर एक लोग जो खरात करते हैं उनके वसाइल हैं ना, जी जी, तो अगर यही खरात वाले अपना प्रॉपर टैक्स दें तो शायद मुल्की मामला चल जाए। लेकिन वो इसलिए नहीं देते कि हमारा दिया हुआ टैक्स कौमी ख़जाने में से प्रॉपर यूटिलाइज नहीं होगा। आप कोई दुनिया की चीज़ ले ले, पाकिस्तान के अंदर कोई एक सेगमेंट जहाँ भी काम होना है तो वहाँ ही सवालिया निशान है। हम तो हज के मामलों में हमारी जो कंपनीज होती हैं उनके बड़े मामला तो हो जाते हैं। तो ये आप एक फरीजा है, तो इसलिए हमारे यहाँ ये समझा जाता है, मेजॉरिटी यही ट्रेंड है, माइंड सेट है कि जो टैक्स है मेरा वो पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। मतलब ऑब्वियसली अगर वो एक आम आदमी के ऊपर ही अगर यूज़ नहीं होगा और अशराफिया की जेबों में जाएगा तो फिर लोगों का माइंडसेट तो वही रहेगा ना कि हम क्यों टैक्स नेट के अंदर आए और हम तो ऐसे ही फिर ज़िंदगी गुजार देंगे। अच्छा, दूसरा सर, टैक्स नेट के अंदर आने का जो मतलब है ना, वो हमें तब पता चलता है जब हम लोगों ने बाहर जाना होता है। और अब क्योंकि बाहर बहुत से लोग अप्लाई कर रहे हैं तो अब उन्हें पता चल रहा है कि इनकम टैक्स रिटर्न भी हम लोगों ने फाइल करना है या फाइलर बनना है। तो इसके अलावा और कौन कौन से बेनिफिट्स हैं फाइलर बनने के, और बाहर जाने के लिए क्यों ज़रूरी है? बाहर जाने के लिए भी कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन वो होता क्या है कि जब अब मैं अपनी जाता हूँ पेपर फाइल करता हूँ तो मैं एक अगर अच्छा टैक्स पेयर हूँ या मेरे वसाइल ठीक हैं तो सबसे पहले मेरी, क्योंकि पूरी दुनिया में जहाँ आप बाहर जाओगे तो वो आपका सबसे पहले रिकॉर्ड देखते हैं कि
इसके बंदे के वसाइल क्या हैं, कहीं ये हमारे मुल्क में आकर ये सिर्फ यहाँ बसने के लिए तो नहीं बसेगा, लेकिन अगर फ़र्ज़ करो मैंने वहाँ कारोबार करना है तो फिर भी मुझे कुछ दिखाना पड़ेगा, तो कुछ दिखाना होगा तो फिर रिटर्न में दिखाना होगा, तो वो रिटर्न में दिखाऊंगा तो वो मेरा सॉलिड होगा, यस इट्स ऑलराइट, इसके पास वसाइल हैं। तो अगर आपकी रिटर्न नहीं है, आपके पास सॉलिड ज़राए नहीं है, तो फिर आप वहाँ जाकर उनके लिए अजाब तो नहीं बनोगे, वो फिर आपको अपने अंदर नहीं आने देंगे। तो ये दो चीज़ें हैं, या तो आप कारोबारी मामलात में जा रहे हो तो फिर भी आपको अपने वसाइल दिखाने पड़ेंगे। अगर आप किसी बिजनेस से हट कर एजुकेशन के लिए जा रहे हो, आप अपने किसी बच्चे को भेज रहे हो, आप भेजना चाहते हो, तो उस जो बंदा वो जा रहा है वो भी अपने आप दिखाएगा कि मेरे वसाइल क्या हैं, मैं किन वसाइल के तहत एजुकेशन में भी जा सकता हूँ, तो मैं अपना स्टडी करूँगा, ना कि मैं वहाँ जाकर कोई दुकानदारी, कोई दिहाड़ी दप्पा या कोई छोटी मोटी काम करूँगा। मैं तो जाकर पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, मैं भी आप वहाँ जाकर कोई और कारोबार करो, लेकिन एटलीस्ट आप बिज़नेस वीज़े पे जाओगे तो फिर आपको वसाइल देने पड़ेंगे कि मेरे वालिदैन के वसाइल ये हैं, या मेरे स्पॉन्सर के वसाइल ये हैं, या मेरे वसाइल ये हैं कि मैं अपनी एजुकेशन को आगे कंटिन्यू करना चाहता हूँ। तो ये एडवांटेज वहाँ जाने के लिए ये होता है कि आप अपने वसाइल को डिक्लेयर करते हो, और बेस्ट डिक्लेरेशन आपकी रिटर्न है जो आपका बताती है कि इसके पास क्या है, बाकी चीज़ें सेकेंडरी होती हैं। तो जाहिर है वो जब आपको उसके आपके कोड से जब ओपन करते हैं, तो जब आपका रिकॉर्ड गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में टैली करता है आपके वसाइल हैं, तो फिर आपको ऑथेंटिसिटी मिलती है, इसलिए रिटर्न्स जो है वो लोग उधर देते हैं, अच्छा, दूसरा ये कि एक तो आपने बताया कि प्रॉपर्टी के मामलात में बहुत ज़्यादा एक हेल्पफुल साबित होता है अगर आप फाइलर होते हो। दूसरा मैंने सुना है कि जब आप गाड़ियों की ख़रीदारी भी करने जाते हैं तो उसमें भी आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। जी बिल्कुल, गाड़ियों का वहाँ जो उसके ऊपर जो टैक्सेस हैं उसमें भी फाइलर का रेट डिफरेंट है, दूसरे का रेट डिफरेंट है, वो भी है। लेकिन आप देखोगे कि जो लोग गाड़ी किसी नाम ट्रांसफ़र कराते हैं तो वो भी पहले फाइलर बन जाते हैं। अब वो बनते तब ही हैं, उसके बाद फ़ौरन फिर क्या करते हैं कि वो फाइलर आगे कंटिन्यू नहीं करते, इसलिए कि एक वक्त में फाइलर ज़्यादा होते हैं, बाद में जाकर वो फाइलर कम होना शुरू हो जाते हैं, जो कि वो कंटिन्यू नहीं करते। अब कंटिन्यू जो नहीं करते उसको फॉलो अप करना डिपार्टमेंट का काम होता है। अभी डिपार्टमेंट का भी मकसद ये है कि वो भी पूरी दुनिया में ये होता है कि जो टैक्स पेयर है उसको आसानी पैदा की जाती है, उसको सुकून दिया जाता है कि भाई आपका 5 रुपये टैक्स बन रहा है, तो ये जो टैक्स ऑफिशियल है वो बताता है कि अगर आप इस प्रोविजन के तहत ये करोगे तो आपको मुमकिन है टैक्स 3 रुपये लगे। ये वो ऑफिशियल्स बताते हैं कि ताकि आपको कम टैक्स देना पड़े। उनका माइंड ये होता है कि जितना ये इजीली टैक्स देगा ये टैक्स नेट में रहेगा। तो अब हमारे यहाँ ये होता है कि एक तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑफिशियल्स का एटीट्यूड भी कोई इतना अच्छा नहीं है, वो कोई भी हो, अवेयरनेस के हवाले से खास तौर पर अवेयरनेस भी, प्लस एक और बात है कि कोई बंदा किसी का अगर नोटिस आ गया तो उसको तो फिर ऐसे समझना है कि भाई इसको आप छुरियाँ कुहाड़ियाँ लेकर उसके इर्द गिर्द खड़े हो जाए कि भाई इसको निचोड़ ले, आप उसको ईज करें, आप उस पर इतना कुछ है कि भी आप उसको फिर बाकायदा उसकी एडजुडिकेशन होगी, फिर उसकी प्रोसेसिंग होगी, फिर और बड़े नोटिस जारी होंगे, फिर उसमें वकला भी आएंगे, वो भी फीस लेंगे, फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें जब इन्वॉल्व होती हैं तो फिर टैक्स पेयर जो है वो एक सीधी बात है वो खुद निशाने इबरत बन जाता है। वो कहता है मैं किस मुसीबत में फंस गया हूँ। हमारे कुछ दोस्त जानने वाले हैं जिनको नोटिस जारी हुए और उनका डिक्लेरेशन इतना नहीं था, लेकिन एक असेसमेंट करने वाले ने उनकी, मैं नाम नहीं लेता, उनकी 1 अरब रुपया टैक्स कैलकुलेट कर दिया। अच्छा, उसकी ये कोई स्कीम थी, लेकिन वो 8-7 हेडिंग्स ऐसी थी जिसमें हो ही नहीं सकता। मतलब आपने एक परचेज की है तो परचेज पे लगाया, तो आप सेल पे फिर उसकी अमाउंट तो निकालो ना, तो आपने सेल पे भी लगा दिया परचेज, और वो परचेज का पैसा भी डाल दिया, चले जाए जहन्नम में आगे जाकर जो होता रहे। नहीं, टैक्स ऑफिशियल्स का ये काम है, वो खुद सोचे। और कहीं अगर ये होना चाहिए, अगर कोई टैक्स ऑफिशियल्स, कोई असेसिंग अथॉरिटी इतनी हार्श हो तो उसका ऑर्डर जो है ना उसके लिए भी इबरत का निशान हो। अगर ये करेंगे तो टैक्स पेयर इजी होगा। अभी देखें पुलिस है, आप पुलिस कितना हुआ होता था कितना, लेकिन अब जो है वहाँ क्या हो रहा है कि आप ऑनलाइन FIR दर्ज करा सकते हो, बड़ा डिफरेंस है। तो ये चीजें मतलब थोड़ा बहुत उन्होंने अब बेहतर करने की कोशिश की है, टेक्नोलॉजी के साथ साथ आगे बढ़ने की कोशिश की है, तो इनको भी आगे जाने की कोशिश करनी चाहिए, नई नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। इस पर मजीद बात करेंगे, सर हमारे साथ ही मौजूद है यहाँ पे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे टैक्स के हवाले से कि किस तरह अपने जो टैक्स गोशवारे हैं वो जमा कराए जा सकते हैं, फाइलर बना जा सकता है और उसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं जो अवेल किए जा सकते हैं बहुत इजीली। अच्छा, दूसरा शफकत साहब मुझे ये बताइएगा कि जो लोग तनख्वाहदार तबके हैं और उनकी कंपनीज़ जो ऑलरेडी उनका टैक्स काट लेती हैं, तो क्या उनका भी रजिस्टर होना लाजमी है? जी, अभी चूँकि गवर्नमेंट ने जो बेनिफिट्स दिए हुए हैं, जो आपके सारी फैसिलिटीज़ हैं जिसमें आपके बिल्स पे होने हैं या प्लस ये आपके जो है प्रॉपर्टी परचेज़ है, गाड़ी परचेज़ है, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जहां आपको सीवीटी टैक्स लगता है, वो डिडक्शन एट सोर्स है, वो आपको बेनिफिट्स मिले हुए हैं। अच्छा, आप बीइंग टैक्स पेयर, आप टैक्स तो दे रही हैं। हाँ जी, वो आपका टैक्स सफिशेंट है, उस पर ज़रूरी नहीं कि आपको टैक्स और देना पड़े। तो वो आप सिंपली आप रजिस्टर हो गए। और बाज़ कंपनीज ने अपने ही एक आध अकाउंटेंट को रखा हुआ है जो सबको रजिस्टर्ड कर लेते हैं। अच्छा, और उनसे ले लेते हैं, ट्रे लेकर रजिस्टर्ड कर लेते हैं और आप जब मर्जी अपने नंबर से, वो आपको एक नंबर मिला आप ले लें। लेकिन इवन अदरवाइज आप अगर रजिस्टर हो तो ये बहुत बड़ा काम नहीं है, मामूली सी बात है। आप किसी टैक्स कंसल्टेंट के पास जाएंगे तो उनको कहेंगे कि आप ये मुझे रजिस्टर कर दें, तो वो आपका NIC लेंगे, जैसे मैंने पहले अर्ज किया है। आप बैंक से, आप तो चूँकि आपकी सैलरी जाती बैंक में जी है, जी बिल्कुल। तो जब बैंक में सैलरी जाए तो बैंक अकाउंट भी है, हाँ जी। उसकी सर्टिफिकेशन मिल जाएगी कि ये रन कर रहे हैं अकाउंट, डेट्स ऑल। तो आपका एड्रेस होगा, कंपनी का एड्रेस होगा, ये आपकी कंपनी है, उसका तो वही आपकी इनकम है। अगर उसके अलावा आपकी कोई आमदनी है तो फिर आप उसको डिक्लेयर साथ करोगे। करना है ठीक है, नहीं करना तो फिर आपको ये पता है कि अगर आप डिक्लेयर नहीं करोगे तो कल को उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। मतलब आप एक सोर्स है से, मैं एक मिसाल देता हूँ कि एक शख्स ने अपनी प्रॉपर्टी बेची, उसके पास 5 करोड़ की प्रॉपर्टी बिकी। अच्छा, वो टैक्स पेयर नहीं था जी, वो रजिस्टर्ड नहीं था। जी। अब आज आकर उसे कोई चीज़ खरीदनी है तो उसके पास पैसे नहीं है, कानूनी तौर पे पैसे नहीं है, वो बिकी थी। लेकिन अगर वो टैक्स पेयर होता, वो वहाँ उसने एंटर किया होता, तो उस पर टैक्स कोई नहीं है। ओके, आज उसके पास 5 करोड़ रुपया उसके अकाउंट में रिफ्लेक्ट करता, वो आसानी से जाता, गाड़ी खरीदता, लेकिन घर खरीदता। अगर वो पैसे नहीं हैं तो मैं आज घर खरीदता हूँ, तो मेरे पास अगर पैसे नहीं है तो मैंने वो पैसे कहाँ से लिए, सवाल ये उठेगा। अगर मैं कहता हूँ कि मेरी आमदनी बिजनेस की थी तो मैंने टैक्स दिया ही नहीं हुआ, जी जी, तो मैं जब उसके वो जो पैसा आएगा फिर उस पर पेनल्टीज भी लगेंगी, एडिशनल टैक्सेस भी लगेंगे, तो वो इतना बन जाएगा। अगर 5 करोड़ है तो कम से कम उस पर 3-2.5-3 करोड़ रुपया टैक्स बन जाएगा। ओह, तो ये इसलिए ये एडवांटेजेस होते हैं कि बीइंग ए टैक्स पेयर। फिर जो अच्छे जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो अपने अकाउंट्स को रिकनसाइल करके चलते हैं, बिल्कुल चलते हैं, और चलना चाहिए। इसलिए आप देखते हैं कि लोग कॉन्शियस होते हैं, यार मैंने रिटर्न फाइल करनी है, मैंने जाना है, वो कॉन्शियस वही होते हैं जिन्हें उसके कंसिक्वेंसेस का पता होता है। अब यहाँ बहुत सी चीज़ें हैं, लोग प्रॉपर्टी का भी काम करते हैं बहुत से, लेकिन वो उसके पास जो भी एसेट्स हैं, अगर वो एसेट का मालिक नहीं है तो उसको उसने सेल भी किया है तो उसकी कोई रसीद नहीं है, बिल्कुल, तो वो हैसियत ही कोई नहीं। वो पैसा आपके पास ऐसे ही है जैसे यूजलेस है। आप जब भी फर्ज करें आप बाहर जाना चाहते हो, आप बाहर भेजना चाहते हो, तो आप नहीं भेज सकते, आपके तो पैसे नहीं हैं, ठीक है। तो वो बेशक आपके अपने हैं, लेकिन कानूनी तौर पे टैक्स अफेयर्स के तौर पे वो आपके पैसे नहीं, वो आपके पैसे नहीं, क्योंकि आपने वो डिक्लेयर ही नहीं किया ना। जब आप करोगे तो फिर उसको प्रॉब्लम होगी। अच्छा, ये तो वो हो गया जिनकी 50,000 से नीचे सैलरी है या जिनकी 25,000 है, उनका भी कटता है टैक्स कंपनी की तरफ से, वो भी बन सकते हैं फाइलर? बन सकते हैं, जो टैक्स उनका जा रहा है, अच्छा, उसको बेनिफिट ले, सही, बल्कि वो उसके टैक्स फाइलर बने। फाइलर बन के अगर फंड बनता है तो 20,000, 10,000, 2,000 बनता है, वो ले। क्या बात है, उन्हें वो ऑब्वियसली वो रिफंड भी होगा ना, भी वो हो सकता है। ये थोड़े जो है छोटे अमाउंट से बड़ी जल्दी रिफंड हो जाती है। लेकिन बात एडवांटेज ये है कि वो टैक्स फाइलर बन जाएंगे। कल को कहीं ना कहीं से सपोज मेरी एक विरासत में मुझे एक जायदाद मिली, मैंने विरासत में जब मिली तो मैंने उसे डिक्लेयर आज कर दिया, 1 साल के बाद वो 2 करोड़ की, 4 करोड़ की, 5 करोड़ की बिक जाती है, तो उस पर कोई टैक्स नहीं है, वो मेरे अकाउंट्स में आ जाएगा। इसी तरह बहुत से लोग आपके मुलाजमीन वो हैं जिनके अपने एसेट्स नहीं हैं, लेकिन कहीं वालदैन से मिले, कोई विरासत में मिले, तो वो कम से कम उनके वो जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, उनका एक कानूनी हैसियत बन जाती है। अच्छा, दूसरा शफकत साहब, मतलब एक जिस तरह की इन्फ्लेशन रेट आपको पता चल रही है, महंगाई का दौर है, एक बंदा नहीं कंसल्ट कर सकता है किसी वकील से कि वो उसका टैक्स, इनकम टैक्स रिटर्न जो है ना उसको बताए, सारा सिस्टम उसका करे, क्या वो खुद भी कर सकता है? खुद भी कर सकते हैं। आप देखें जी, वहाँ से वो एक मिलता है आपको सॉफ्टवेयर,
अच्छा। आप अगर 2-4 लोग आप एम्प्लॉइज इकट्ठे हो तो कोई एक दोस्त जो है किसी कंसल्टेंट के पास 1 घंटा 2 बैठे, समझ ले ही कैन डू इट। उसमें फीड ही करना है ना, ठीक है। वो तो फॉर्म है आपके, ये वो आपके साथ बात करता रहेगा, कंप्यूटर बात करेगा। अब आपने किस में लिखना है, वो लिखा जाएगा कि इसके अंदर लिखना है, पैसे कितने हैं। जिस बंदे ने सही लिखना है, सही पैसे, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। दे कैन इवन टैक्स ऑफिसर्स आल्सो देयर। लेकिन वो बाद में बाज लोग डिस्टर्ब होते हैं, ब्लैकमेल भी करते हैं। होता ये है कि हर बंदे का 100% डिक्लेरेशन ठीक नहीं होता। कहीं ना कहीं छोटी मोटी ऐसी होती है तो वो गलती हो जाती है, वो फिर उसको मिसयूज करते हैं। सही, तो इसलिए बंदा किसी बहुत ज़्यादा बड़े पुराने कंसल्टेंट यंग बच्चे हैं, बड़ा अच्छा काम करते हैं, 2-2 हज़ार रुपया 3-3 लेकर कर देते हैं, 1000-1500 लेकर कर देते हैं। तो आप वरी ना करें, दे कैन हेल्प यू। मतलब वो आप इजीली जो है ना अपना जो रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा गवर्नमेंट की तरफ से ये बड़ा कहा जाता है, जो ऑफिशियल्स हैं टैक्स लेने वाले भी, कि जो हमारी ताजर बरादरी है वो टैक्स नेट में नहीं आती है। उनके हवाले से बड़ा खदशा जाहिर किया जाता है कि ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन ये लोग टैक्स नेट में नहीं आते। लेकिन जब ताजर बरादरी से मौक़िफ़ लिया जाता है तो वो कहते हैं कि हम तो टैक्स देते हैं, और जो हुकूमती मौक़िफ़ है वो इसके बिल्कुल बरअक्स होता है। देखिए, जो दोनों हज़रात हैं, बात पहले ये है कि मैंने पहले अर्ज़ किया है कि जो ताजर हज़रात भी हैं या जो भी लोग हैं, हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम है, हम ऑटोमेशन में नहीं हैं। सब कुछ करने के बावजूद आप बाहर की दुनिया में चले जाएं, आप पानी भी पिएंगे तो उसकी कोई एडजस्टमेंट है। तो जो वो रिकन्सिलेशंस चलती आ रही हैं, वो इजीली बगैर किसी को डाले वो नेट में आ जाता है। उसका अगर किसी का बच्चा पढ़ने के लिए जाता है तो वो हर चीज़ को उसके हमारे यहाँ वो इतना कैलकुलेटेड नहीं है। हमारे यहाँ जानबूझकर सिस्टम को कहीं ना कहीं डिफेक्टिव रखा जाता है ताकि उसमें लूप होल रहे, हम उसमें बेनिफिट लें। वो फिर ऑफिशियल्स के भी मामला आते हैं। अदरवाइज देखिए, बिजनेसमैन जो आप किसी मार्केट में एंटर हो जाए तो ये बात हकीकत है कि अगर आपके साथ 100 दुकान होगी, बड़े बड़े अच्छे सेटअप होंगे, तो उसमें बहुत कम लोग होंगे जो टैक्स पेयर होंगे। फिर ये है कि उसका जो टैक्स पेयर का, अब हमारे यहाँ चूँकि सारा ऑटोमेशन में नहीं है, तो वो एक टैक्स पेयर का अगर वहाँ को 10 करोड़ का काम है, 10 करोड़ की बिजनेस है, तो उसमें उसका टैक्स बहुत माइनर होगा। तो इसलिए ऑटोमेशन में है ही नहीं। तो जो आप सेल्स में लिए, सेल टैक्स लगाया, बहुत से और चीज़ें लगाई, लेकिन उन सब चीज़ों के साथ साथ स्वाय ब्लैकमेलिंग के कुछ नहीं हुआ। अच्छा, ये हकीकत में ये है कि मेरा टैक्स ऑफिशियल ही उस लेवल का नहीं था कि उन चीज़ों को समझ के वही लोगों को बताता था अच्छा इस तरह कर लें। फिर ये हुआ कि बहुत से लोगों ने टैक्स रिफंड में बहुत सी नेगेटिविटीज़ हुई कि गवर्नमेंट का पैसा स्नैच किया, निकाला। यस, लोग टैक्स चोरी हुई है, करोड़ों रुपया लोगों ने गवर्नमेंट का खाया है। तो आप इसमें ऑब्वियसली ऑफिशियल्स भी तो मिले हुए होते हैं ना, ऐसे तो नहीं ना हो जाता कि अवाम जो है ना वो लूट ले, वो भी गवर्नमेंट। नहीं हो सकता। लेकिन उसमें ये सारी चीज़ें जो है, ये सारे ए बी के साथ है, बी ए के साथ है। अगर ये ऐसे ना हो तो ये कभी भी नहीं हो सकता कि आप। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमें दुनिया को समझ के हमारे अपने मामलात को उस तरह रेगुलेट करना चाहिए। हम रेगुलेट नहीं करते। तो कैसे करेंगे? मतलब ये ऑफिशियल्स किस तरह की पॉलिसीज़, खासतौर पर हमारी पॉलिसीज़ किस तरह की बननी चाहिए? मतलब 25 करोड़ की आबादी है, लेकिन जैसे मैं बात की थी कि सिर्फ 40 लाख जो लोग हैं वो टैक्स दे रहे हैं, ठीक है, एक्टिव टैक्स पेयर हैं। तो किस तरह बाकी लोगों को इसके अंदर लेकर, टैक्स नेट के अंदर लेकर आया जाए? सिंपली एक बात है कि आप सारे बैंकों के अकाउंट उठाकर रिकनसाइल कर ले, सारे मिल जाएंगे। अच्छा, कितनी कैश ट्रांजैक्शंस हो रही है, सब कुछ हो रहा है। बिल्कुल ऐसी है। तो आपकी सब कुछ के बावजूद कैश ट्रांजैक्शंस हो रही है, नोबडी इज गोइंग टू आस्क देम। और एक और बात है कि आप यहाँ जो चेक एंड बैलेंस है वो है ही नहीं। अब जो लोग जो है, आप फर्ज करें जितने भी लोग हमारे सोशल सेटअप में हैं, वो आप बाहर चले जाएं, रेस्टोरेंट्स में चले जाएं, वो जो 10-10 हज़ार के 20-20 हज़ार का एक फैमिली खाना खा जाएगी, तो उसका जब आप देखेंगे तो उसने पूरे साल के अंदर 10,000 टैक्स नहीं दिया होगा। तो इसका ये है कि आप एक स्क्रैच लेवल से सारी चीज़ों को रेगुलेट करें, करके उसको चेक एंड बैलेंस में डालें। हमारा सिस्टम ऐसा होना चाहिए। अब जब आपने सेल टैक्स डाला, सेल टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन है, नॉन रजिस्टर्ड पर्सन है। अब नॉन रजिस्टर्ड पर्सन को जहाँ रखोगे तो फिर नॉन रजिस्टर्ड तो कोई भी नॉन हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही। जब सब रजिस्टर्ड करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो करें,
वो फिर तो हमारे फिर पास आपका मस्जिद का capacity- पहिया भी तो चलेगा ना फिर जब सारे हमारी टैक्स कैपेसिटी नेट के अंदर कैपेसिटी नहीं है, कैपेसिटी नहीं है। मेरा टैक्स ऑफिशियल उतना ट्रेन नहीं है, ठीक है। उतना वेल अवेयर नहीं है, और प्लस उसकी कैपेसिटी नहीं है। हमारे सिस्टम की हालत ये है कि आज रिटर्न फाइल करनी है, आपका सिस्टम डाउन है, हाँ, आपका सिस्टम सिस्टम डाउन डाउन हो है, जाता है, ये भी आपकी एक बहुत बड़ा रिटर्न मसला फीड है। ही नहीं हो रही, तो क्या करेंगे? कि ये तो अपग्रेड नहीं किया जाता ना ही इंसानों को अपग्रेड किया जा रहा है और ना ही सिस्टम्स को अपग्रेड किया जा रहा है, और यही सबसे बड़ा अलमिया है हमारे पाकिस्तान का। लेकिन फिर भी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जनाब आप फाइलर बने और उसके बेनिफिट्स जो हैं वो अवेल करें, इसमें आप ही का फ़ायदा है, किसी और का फ़ायदा नहीं है। हमारे साथ शफकत महमूद चौहान साहब मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए, और इनकम टैक्स के हवाले से हम बात करते हैं किस तरह हम जो है ना टैक्स फाइलर बन सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, एक और जनाब टॉपिक पर बात करनी है, वो ये है कि ख़वातीन जो हैं वो भी पाकिस्तानी ख़वातीन हर शोबे में ना ख़ुद को मनवा रही हैं, और अब वो वक्त नहीं है कि जब ये कहा जाता था कि तुम्हारे बस की तो काम ही नहीं है, ये तुम तो नहीं कर सकती क्योंकि तुम खातून हो, और ये कहकर जनाब हमें निगलेक्ट कर दिया जाता था। लेकिन ख़वातीन अब हर जगह अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रही हैं, वो चाहे मेडिकल का शोबा हो जाए या साइंस का मैदान हो या फिर खेल का मैदान हो, हर जगह हमारी बासलाहियत ख़वातीन अपनी सलाहियतों के जौहर दिखा रही हैं। और आज भी मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी ही बासलाहियत लड़की से करवाने जा रही हूँ जिनका नाम है इकरा जलानी, जो कि रॉक क्लाइंबिंग जैसे मुश्किल खेल में ख़ुद को मनवा चुकी हैं। और इकरा नेशनल चैम्पियन होने के साथ साथ अब तक एडवेंचर स्पोर्ट्स के बेशुमार मुकाबले जीत चुकी हैं, और इसके साथ साथ इकरा नेशनल चैम्पियनशिप में सोने का तमगा भी अपने नाम कर चुके हैं, और आजकल वो चाइना में होने वाली जो एशियन गेम्स हैं उसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रही हैं। तो आज उन्होंने हमें शो में ज्वाइन किया है, उनको वेलकम कहते हैं। इकरा आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इकरा सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रही हैं इस एशियन गेम्स में, और वहाँ पर आप मौजूद हैं और वहाँ से बराह रास्त आप हमें जो है इस हवाले से बताएंगी। तो मुझे बताइए कैसा वहाँ पर सारा माहौल है और प्रैक्टिस कैसी चल रही है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, बस थोड़ा सा सबको करेक्ट करूँगी, मैं अभी चाइना नहीं गई हूँ, अभी मैं पाकिस्तान में मौजूद हूँ। इंशाल्लाह संडे को हमारी फ्लाइट है। ठीक है, कोई बात नहीं, मतलब एक दो दिन ही रह गए ना, उसके बाद आप चाइना फ्लाई कर जाएंगी। तो प्रैक्टिस कैसी है, स्पिरिट कैसा है कि वहाँ जाके सबको जो है ना वो हराना है हमने? बिल्कुल, हमारी अपनी पूरी कोशिश है कि अपना बेस्ट दें, आगे जो अल्लाह को मंजूर हो। गेम में तो हार जीत होती ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, थोड़ा सा रॉक क्लाइंबिंग के हवाले से बताइए, बड़ा मुश्किल ये स्पोर्ट है, और ऊपर से एक लड़की हो के आप ये कर रही है, तो किस तरह इसमें इंटरेस्ट डेवलप हुआ और कब से कर रही हैं रॉक क्लाइंबिंग? अच्छा, रॉक क्लाइंबिंग तो मैं कर ही नहीं हूँ, लेकिन अभी एशियन गेम्स में मैं वॉल क्लाइंबिंग के लिए जा रही हूँ। वॉल क्लाइंबिंग, वॉल और रॉक क्लाइंबिंग में दोनों 2009 से कर रही हूँ। ओके, 2009 से कर रही हैं आप। काफी अरसा हो गया फिर तो आपका करियर बना हुआ। जी जी। तो किसी को देखकर इंटरनेशनल टूर है। अच्छा, तो किसी से इंस्पायर होके किसी को देखकर किया था, या क्या स्टोरी क्या है इसके पीछे की वॉल क्लाइंबिंग करने की? नहीं, जब स्टार्ट किया था तब तो ऐसे जिस बारे में कुछ पता ही नहीं था, बस रैंडमली स्टार्ट कर दिया था। लेकिन अब जैसे जैसे स्टेज में आगे आई हूँ, डिफरेंट लोगों से मिली हूँ, तो जाहिर है पता चलता है कि कौन लोग इसमें हैं कौन नहीं है। लेकिन इसके अलावा जो हमारी माउंटेनियर है नाइला कियानी, वो मेरे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। उनको देख देख के मुझे काफ़ी फील होता है कि अगर वो इतना कुछ कर सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जनाब, पाकिस्तान की हर खातून कुछ ना कुछ कर सकती है, वो हर मैदान में एक्सेल कर सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, बस हिम्मत चाहिए होती है, और उसके बाद आप अपने ना मंजिल तक पहुंच जाते हैं। तो घर वालों से कैसी सपोर्ट मिली, और उन्होंने अच्छा सपोर्ट किया कि नहीं बेटा तुम जाओ और इसमें एक्सेल करो? नहीं, बिल्कुल घर वालों की तरफ से मुझे, मेरे पेरेंट्स की तरफ से फुल सपोर्ट है। बल्कि इनफैक्ट जब मैं ट्रेनिंग पे जाती हूँ तो मेरे पेरेंट्स मेरे साथ जाते हैं, कभी मामा जाती हैं, कभी बाबा जाते हैं, देखते हैं मेरी जो गलतियाँ होती हैं उस पर मुझे बताते हैं। तो इसलिए उनकी तरफ से मुझे फुल सपोर्ट है और वो काफ़ी खुश हैं। अच्छा, दूसरा ये फर्स्ट आपका इंटरनेशनल टूर है, इकरा आप वहाँ जा रही हैं संडे को, तो कैसी एक्साइटमेंट कैसी है, नर्वसनेस भी होगी बिकॉज इट्स योर फर्स्ट इंटरनेशनल टूर? बिल्कुल एक्साइटमेंट तो है ही है, लेकिन उसके साथ एक डर भी है, नर्वस भी हो रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा कैसे होगा। लेकिन बस इंशाल्लाह कोशिश ये है कि अपना बेस्ट दें।
अच्छा, दूसरा ये बड़ा मुश्किल, जिस तरह मैंने पहले भी बात की, बड़ा मुश्किल खेल है वॉल क्लाइंबिंग या रॉक क्लाइंबिंग। मतलब ऑब्वियसली आपको ये चढ़ाई करनी होती है, क्लाइंबिंग करनी होती है वॉल के ऊपर, तो इसमें गिरने का भी डर होता है, ज़ख्मी होने का भी डर होता है। तो इस तरह का कोई इंसिडेंट हुआ आपके साथ? बिल्कुल होता है, लेकिन गिरने का तो इतना नहीं होता क्योंकि हमारी सेफ्टी मेजर्स जो हम लेते हैं वो पूरे होते हैं। अल्लाह ना करे अगर आप कहीं किसी होल से स्लिप हो भी जाएं तो आप एकदम नीचे नहीं आते, आप वहीं पे रुक जाते हैं। लेकिन इसके अलावा जैसा ट्रेनिंग के जख्मी होने का डर होता है, हाँ जी, जब बहुत ज़्यादा डेली ट्रेनिंग करें तो आपके हाथों पे ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, फिर वो कट भी जाते हैं, छिल भी जाते हैं, रफ भी हो जाते हैं। उसके लिए थोड़ी सा केयर करनी पड़ती है आपको, लेकिन जितना आप ज़्यादा करें उतना आप टफ हो जाते हैं और आपको आदत हो जाती है। तो इसकी किस तरह ट्रेनिंग आप करती हैं इकरा, और इसके लिए फ़िज़िकल स्ट्रेंथ होना भी कितना लाजमी है? डाइट का भी ख्याल रखती होंगी फिर तो आप, और एक्सरसाइज भी करती होंगी बाकायदा? बिल्कुल, इसके लिए डाइट और फिजिकल एक्सरसाइज दोनों साथ साथ लेके चलनी पड़ती हैं। अभी जैसे कि हमारा एशियन गेम्स के लिए एक नेशनल ट्रेनिंग कैंप लगा हुआ था पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में, जिसमें हमारी जो नेशनल फेडरेशन अल्पाइन क्लब, इनके ट्रेनर्स हमें ट्रेन कर रहे थे। अच्छा। इसमें हमारी रूटीन ये होती थी कि हम सुबह उठ के पहले 40-45 मिनट्स रनिंग करते थे, उसके बाद हम 20-25 मिनट्स स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते थे, और फिर हम जिम में जाके वेट ट्रेनिंग करते थे। ये करने के बाद हम नाश्ता वगैरह करके थोड़ी देर रेस्ट करते थे, और फिर शाम को हम दोबारा अपनी वॉल पे जाके प्रैक्टिस करते थे। चले, हम आपको बेस्ट ऑफ लक कहेंगे एशियन गेम्स के हवाले से, जहां पर आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने जा रही हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने जा रही हैं, और हम बेस्ट विशेस आपको देंगे कि आप वहां से जीत के वापस आएँ, और जब आप जीत के वापस आएंगे तो दोबारा हम आपसे आपका एक्सपीरियंस जानने की कोशिश करेंगे। इकरा जिलानी हमारे साथ मौजूद थी। इकरा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, हम ऐसे हालात में रह रहे हैं जहाँ रोज़ किसी ना किसी चैलेंज का सामना हमें करना पड़ता है। महंगी बिजली के बिल तो दर्द सर बन ही चुके थे हमारे, अब ऊपर से शहर में जो गैस का भी आने वाले दिनों में मसला बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब घरों में गैस से चूल्हे नहीं जलेंगे तो फिर ख़वातीन के लिए सबसे बड़ा मसला है कि वक्त पर खाना बनाना, और LPG मुतबादिल ज़राए तवानाई बनेगा। और एक बार फिर ये बहस चल निकलेगी कि सिलेंडर कैसा होगा, इसका मयार कैसे चेक किया जाएगा कि एक सिलेंडर में कितनी गैस भरवानी चाहिए। मतलब इस पर जो है ना बातचीत शुरू हो जाया करेगी। और ये बात वाज़ेह है कि हमारे यहाँ इदारे तो मौजूद हैं, लेकिन ये बदकिस्मती है कि उनका काम हादसे का इंतज़ार बनकर किया जाता है, और एक हादसा होता है और सबकी भाग दौड़ शुरू हो जाती है, और फिर कुछ अरसे बाद एक खामोशी सी छा जाती है। पहले परेशानी घरेलू सिलेंडर के इस्तेमाल के मुतल्लिक थी कि गैर जिम्मेदाराना रवैये की होती थी, अब हम एक कदम आगे बढ़ चुके हैं और अब बात हो रही है ऑटो रिक्शा घरेलू सिलेंडर की नहीं बल्कि मोटरसाइकिल पर सिलेंडर के इस्तेमाल की और तरीक़ाकार की हो रही है। चूँकि अब हर किसी की 330 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल की सकत नहीं रही है, उनके जेब पर बहुत भारी पड़ता जा रहा है। तो लोग क्या कर रहे हैं कि जी मोटरसाइकिल पर ना LPG की किट लगवा रहे हैं। यानी अब हम इसके मुतालिक भी खौफज़दा रहेंगे कि ये जो किट लग रही है ये मयारी है भी है या नहीं है, और इसका इस्तेमाल सोसाइटी के लिए कितना महफूज होगा, ये लीगल भी है या नहीं है, और इंतज़ामिया इस हवाले से क्या इक़दामात उठा रही है। जिस तरह मयारी सिलेंडर्स के हवाले से हमने देखा है कि इंतज़ामिया कार्रवाइयाँ करती है, लेकिन उस तरीके से कार्रवाई नहीं की जाती है, क्योंकि हमें अभी भी जो है मार्केट्स में गैर मयारी सिलेंडर्स नज़र आ रहे हैं। और दूसरा, ब्लैक में मार्केटिंग की जा रही है LPG की, उसकी कीमतों में इजाफा किया जा रहा है, तो इसको कौन रोकेगा। और ये यकतरफा और है, जो है एक तरफ हमारे जो ओगरा है या हमारी जो हुकूमत है वो कीमत तय करता है, मुकर्रर करता है कि ये कीमत है, और जो दुकानदार है वो मनमानी कीमतों में बेच रहा होता है LPG। तो इस पर आज हम बात करेंगे और कुछ हल निकालने की कोशिश करेंगे। इरफान खोखर साहब, चेयरमैन है LPG एसोसिएशन के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान साहब, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया। इरफान साहब, सबसे पहले तो एक तो कीमतों में इजाफा अज खुद इजाफा किया जाता है, एक तरफा इजाफा किया जाता है। एक तो वो
मजलूम के ऊपर जुल्म किया जा रहा है, आवाम के ऊपर जुल्म किया जा रहा है। दूसरा, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी जो किट्स लग रही हैं मोटरसाइकिलों के ऊपर, जो LPG किट्स लगवाई जा रही हैं कि पेट्रोल इतना महंगा है, अब सकत नहीं रही लोगों के अंदर, तो ये तो खुलेआम मौत को दावत देने के मुतरादिफ नहीं है? नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। पूरी दुनिया में LPG ऑटो में इस्तेमाल होती है, पूरी दुनिया में। अब ऑटो रिक्शा से लेके, मोटरसाइकिल से लेके, इवन वेसल, शिप तक आप देख लें कि इसके ऊपर है। हम इवन जो आपकी गाड़ी लिफ्टर उठा रहा होता है वो भी LPG पे देखें, पीछे सिलेंडर लगा हुआ है। ये बड़ा सेफ फ्यूल है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे सेफ्टी पे काम नहीं किया था, अवेयरनेस नहीं दी जा रही। सबसे बड़ी बात है जो स्टेट की जिम्मेदारी है, जो LPG मार्केटिंग कंपनीज की जिम्मेदारी है, या अगर अथॉरिटी ने उनको लाइसेंस देते हुए लिखा हुआ है कि आप लोगों को पब्लिक अवेयरनेस देंगे, लोग सेफ्टी पे कर, यहाँ पे सेफ्टी पे काम नहीं हो रहा। यहाँ पे खुलेआम मौत बेची जा रही है। आप देखें हार्डवेयर दुकानों के ऊपर सिलेंडर फरोख्त हो रहा है। ये शाह आलम मार्केट के अंदर गोदामों के गोदाम बने हुए। 2021 का DC का ऑर्डर है। हमने रिक्वेस्ट की कि वहाँ जनाब देखें हुआ आपके प्रोग्राम के बाद क्या होगा कि गरीब दुकानदार उसको पकड़ लो, उसको पकड़ लो, उससे पैसे ले लो। ये बच्चागिरी का बाजार। इरफान साहब, जो बेच रहा होगा फिर पकड़ेंगे तो उसी को ना। गुजारिश और है किसको पकड़ेंगे? जी, गुजारिश ये है कि मैंने अभी आपको एक लेटर दिखाया है कि वो ग्राहक जो ऑर्डर इनको आर्टिकल 29 के तहत इख्तियार DC और AC को दिए। DC ने ऑर्डर कर दिए। शाह आलम मार्केट में लाखों सिलेंडर पड़े हुए, आज तक 4 साल के अंदर एक दफ़ा भी वहाँ पे एक्शन नहीं हुआ। एक दफा भी नहीं। लाखों सिलेंडर मौत के खिलौने लोग बेच रहे हैं। वो तो सिलेंडर है ना, गैर मेयारी सिलेंडर पे तो मैं आऊंगी। ये जो किट्स लगाई जा रही है मोटरसाइकिलों पे, एक तो पहले हम खौफजदा थे गैर मेयारी सिलेंडर जो घरों में एक मिनी बम की तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो कभी भी होटल्स में आप चले जाएं, आप जहां मर्जी चले जाएं, आगे सर्दियां आने वाली है, गैस का प्रॉब्लम होगा, घरों में सिलेंडर गैर मेयारी यूज हो रहे हैं। अब वो ही जो है वो मोटरसाइकिलों को किट्स लगाई जाएंगी। हमें तो नहीं पता कि वो किट्स मयारी है भी या नहीं है, तो हम तो मौत को दावत खुद दे रहे हैं और सड़कों पर फिर रहे हैं। मैं यही बात कर रहा था कि तो कौन इसको पूरी दुनिया में ऑटो में इस्तेमाल, ऑटो रिक्शा या मोटरसाइकिल पे LPG बहुत सेफ फ्यूल है, लेकिन उसको सेफ्टी पे तरीकेकार से किया जाए, सेफ्टी मेजर्स किए जाए। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ कि आज एक मोटर 70 होंडा जो है वो 1 किलो LPG का डाले, अच्छा, तो वो कम से कम 120 किलोमीटर चलेगा मिनिमम। और इस वक्त ऑटो रिक्शा जो है वो भी आप देख लेंगे 200% पेट्रोल से 200% पेट्रोल डीजल से लोगों की कुफ्ते खरीद नहीं है। बिल्कुल बात ये कि जब लोगों की कुफ्ते LPG डलवाएंगे तो वो डबल उनकी वो आप देखें जो CNG का प्रेशर है वो 4500 PSI है। LPG का प्रेशर इस वक्त जो है वो 90 से लेके 125 PSI तक होता है। लेकिन अगर हम सेफ्टी पे बात करें, पब्लिक को अवेयरनेस दें, यानी आपने कहा घर घर जो सिलेंडर जा रहे हैं, देखें घर घर सिलेंडर खैर मेरी पहुंच चुका है। मैं लाहौर शहर से बहुत ज्यादा पहुंचा है। ये सिर्फ इंतजामिया की जिम्मेदारी है, ये जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि उन्होंने गैर मेयारी सिलेंडर नहीं बेचना है। ये देखें आपने मेरे से कितने दफा प्रोग्राम की शोज किए हैं, ये पूरी किताब भरी पड़ी है, एक एक लेटर यहाँ मौजूद है। मैं उनको जगा जगा के, हुकूमत को जगा जगा के, स्टेट को जगा जगा के तो थक गया हूँ। अब आपने भी बेतहाशा दफा हम आपकी तनकीद सुनते हैं, हम जो भी मैं आपके लिए पूरे पब्लिक हम जवाबदेह हैं। बात यह है कि यहाँ बेहिसी का आलम है, अंधे गूंगे बर की हुकूमत है। आप अंदाजा करेंगे बेहिसी का आलम है। अभी सखर में 10 बंदे मर गए, लसबेला में 26 बंदे मर गए, जेलम में हादसा हुआ 27 बंदे वहाँ मर। बात यह है कि इश्तदरा में 4 साल पहले वाक़या था, कैप्टन उस्मान साहब यहाँ थे, शबाशी उस वक़्त भी SOP बने, तारक ज़मान साहब। अच्छा। बात यह है कि SOP जो बने उस पर अमल किसने करना है? अमल तो स्टेट ने करना है ना। देखें हम अगर हम पीछे एज अ शहरी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती इरफान साहब? बिल्कुल बनती है। मैं निशानदेही देखें ना, मैं ये निशानदेही बार बार कर रहा हूँ। शाह आलम मार्केट में गोदामों के गोदाम भरे हुए, मेरा काम आपका काम निशानदेही करना है, स्टेट को जगाना। लेकिन अब सोच के हम सोए हुए को तो जगा सकते हैं, जागतों को जगाना, इनके ज़मीर जगाना ये मुमकिन नहीं रहा। तो उनको लेके गए हैं वहाँ पे? मैं बेताशा, मैं अभी भी कह रहा हूँ DC साहब, मुझे सिर्फ एक उम्मीद अब रह गई है। मेरी चीफ मिनिस्टर साहब से बात हुई है, मोहसिन नकवी साहब से, बस एक आखिरी उम्मीद दुनिया में रह गई। उसने कहा कि इरफान, मैंने कहा मेरा एक काम करते हैं, ये गैर मेरी सिलेंडर के ऊपर सजाए मौत का कानून लें और गुजरांवाले में 450 कराना है, इसके ऊपर एक्शन कर दें। मोहसिन नकवी मेरी आखिरी उम्मीद है। यकीन करें मैंने यहाँ 32 साल हुई है आपकी उनसे? जी बिल्कुल, मेरी मुलाकात 2 हुई है। उन्होंने अपने सेक्रेटरी का, लेकिन हलाम मसाइल इतने हैं
तो वो टाइम नहीं दे पा रहे, लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, मेरे से उन्होंने वादा किया है मोहसिन नकवी साहब। अच्छा। आप देखिए जगह जगह जा रहे हैं, वो हमारा मान है, हमारी शान है, लेकिन मैंने कहा मेरा एक काम कर दे, गैर मेरी सिलेंडर के वो सजाए मौत का कानून ले आए, यहाँ पे लेजिस्लेशन करवा दें, यहाँ पे कारखाने बंद कर दें, शालो मार्केट पे और गुजरांवाला में 400 कारखाना है सब, उसको बंद करा दें। उन्होंने मेरे से वादा किया है, इंशाल्लाह ताला इरफान जल्दी मीटिंग बुलाते हैं। मोहसिन नकवी मेरी आखिरी उम्मीद, अगर मोहसिन नकवी नाकाम होगा तो फिर मैं सीधा सीधा हाई कोर्ट जाऊंगा। और वो सबको तो पहले भी आपने कहा था कि मैं हाई कोर्ट जी जाऊंगा। मेरी पिटीशन, गए थे आप? जी मैं गई है पिटीशन। अच्छा देख मजे की बात, मैंने पिटीशन दायर की, पिटीशन दायर की, फिर मैंने क्या हुआ? पिटीशन दायर की। पिटीशन में जो लोकल और इम्पोर्ट गैस में फर्क था, वो अथॉरिटी ओगरा को उन्होंने कहा जी कहते थे ये जो नोटिफिकेशन है लोकल का है। मैं हाई कोर्ट का बेहद मशहूर हूँ, उन्होंने 60 दिन अंदर फैसला दे दिया, अब लोकल इम्पोर्ट गैस एक कीमत पे बिकेगी। अच्छा, जो उसके ऊपर लेगा वो कीमत जेल क्या जाएगा। होगी? कीमत सरकारी कीमत अभी आपको नहीं लग रहा आज खुद कीमतें बढ़ रही हैं? देखिए बात यह कि जो ओगरा अथॉरिटी है वो डोमेस्टिक स्टैंडर्ड की कीमत जारी करती है, घरेलू स्टैंडर्ड की, और उसके बाद जो किलो की कीमत है दुकानदार जो है उसका अपना बिजली का खर्चा है, अच्छा। वो कुछ गैस है जिस तरह कनेक्शन से घी निकालेंगे कुछ ज़ाया होता है। देखें ये जिम्मेदारी है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की। आर्टिकल 29 के तहत तमाम इख्तियारात डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के पास, इसी के पास है, वो तयन करेगी इसकी कीमत क्या होनी चाहिए, ताकि लोग मनमानी कीमत करें ही नहीं। ये मजिस्ट्रेट जाके पैसा ना लें, बता ना करें। मेरी डीसी साहब से गुजारिश है कि इसके जो तरीकाकार बना हुआ है उसके मुताबिक आप बैठें, एसोसिएशन से बैठें, आप मजिस्ट्रेट से बान को बैठाएं, कुछ तरीकाकार ज़ाब्ता इखलाक बना दें। किलो की कीमत वगैरह जारी नहीं करता। अच्छा। ये जिम्मेदारियां सारी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को दी गई हैं आर्टिकल 29 के तहत। हमने देखिए मेरा काम है, आपका काम है, हमने निशानदेही करनी है, किसी तरीके से इन लोगों के ज़मीर जगा दें। अच्छा, एक कीमत आ जाती है 234 या 250 रुपए है अभी एलपीजी की। नहीं देखो किलो की कीमत नहीं है जारी करता वगैरह। बात यह कि हमें डोमेस्टिक सिलेंडर की कीमत होती है, उसके बाद उसके दुकान के और ट्रांसपोर्ट के अखराजात के बाद एक कीमत का तयन किया जाता है। वो इख्तियार डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स को मेरी डीसी साहब बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मैं कह रहा हूँ मुझे अच्छा लगता है कि ये लोग जगह जगह पर जाके, सीएम साहब खास तौर पर हॉस्पिटल में जा रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं। तो मैंने जब भी मैंने को 6 दफा मिला हूँ तो मैंने उनको एक ही कहा है कि सर एक काम सिर्फ हमने अगर मिल के सब ने एक जान बचा ली, हम इंसानियत की बहुत बड़ी खिदमत होगी। मैं कहता हूँ कि एलपीजी इंडस्ट्री के लिए मोहसिन नकवी मेरी आखिरी उम्मीद है। अगर उसके बाद में हुआ तो मैं बिल्कुल यकीन करें मैं अपने घर बैठ जाऊंगा मायूस होके, और फिर जन्नत में शरीफ की तरह मैं कहूँगा अल्लाह इनका हाफ़िज़ है। लेकिन आप खुद ही तो कह रहे हैं इरफान साहब, उनके पास काम इतने ज्यादा है, वो कहाँ जाएंगे? तो काम है ना, कैसे फिर आपकी ये भी तो काम है, वो थकने वाला नहीं है। जितना मैं मोहसिन नकवी साहब को जानता हूँ वो थकने वाला नहीं है, और वो इस चैलेंज को कबूल करेगा। मुझे लेकिन इरफान साहब लोग तो शहबाज स्पीड के मुतालिक भी यही कहते थे कि उनसे ज्यादा स्पीड किसी की नहीं है। उन्होंने तो सियासी वोट लेना था ना। अच्छा। मोहसिन नकवी ने तो सियासी वोट नहीं लेना, वो तो आपका मेरा सबका नुमाइंदा, वो जगह जगह जा रहा है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि वो उसको देख ले, मुझे अच्छा लगता है वो ऐसी जगह पहुंचता है। वो 6 महीने तो पहले ही हो गए हैं पंजाब गवर्नमेंट को आए हुए। देखिए एक और कितना टाइम चाहिए? देखिए जब तक इलेक्शन नहीं होते, वो जब तक तो है ना। हाँ जी। तो मैं कह रहा हूँ कि जब तक आप यहाँ पे, मैं फिर कहूँगा इक़्तिदार जिनके पास है, मैं उनको कहूँगा मोहसिन नकवी या किसी के पास भी है, तो मैं उनको कहूँगा खुदारा से मुल्क पे रहम करें। ये घर घर जो बम जा रहे हैं, ये गैर मेरी सिलेंडर घर घर जा रहे हैं, इनको रोकें। आप जब मैं फिर कह रहा हूँ जब बंदे मर जाते 15 लाख का चेक लेके गवर्नमेंट पहुंच जाती है, खुदारा ये पहले हम करें। पहले क्यों नहीं इकदाम उठाए जाते? जब लोग मर जाते हैं, मौत के मुंह में चले जाते हैं, तब आप जाके ऐलानात कर देते हैं। बिल्कुल, उस वक्त फोटो सेशन होता है, चेक दिए। देखिए मैं उससे पहले कह रहा हूँ कि ये गैर मेरी सिलेंडर को हम रोक सकते हैं। कैसे? मुझे ये बताएं कैसे? हम कितने इस पे 3 साल हो गए इस पर बात करते हैं, और इससे पहले के ये गैर मेयारी सिलेंडर्स बेचे जा रहे हैं। ये 2006 से सिलसिला चला। ये 2006 में मैंने इंस्पेक्शन कराई, चौधरी मंजीर साहब उस वक्त चेयरमैन ओगरा थे। पाकिस्तान के 750 कितनी हुकूमतें गई, किसी ने इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया। बिल्कुल, मैं कहता अंधे बैरों की हुकूमत गुजरी, किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। इसलिए मैं कहता हूँ मोहसिन नकवी मेरी आखिरी उम्मीद है। इंशाल्लाह ताला मोहसिन नकवी करके दिखाएगा आपको। अगर उसने ना किया, हम भी यही चाहते हैं, इंशाल्लाह हम भी यही चाहते हैं कि मुझे बड़ी उम्मीद है, आप यकीन करें वज़ीर आला पंजाब इस चीज को सुने और आपकी जो आखिरी उम्मीद है वो ना टूटे और हमारी भी ना टूटे। इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा
कि मैं मोहसन नकवी काम करेंगे, मैं इसी जगह पे बैठ के बताऊंगा ये काम हुआ है। हम भी यही चाहते हैं उसमें एक उसकी विल पावर है और कर रहा है। देखिए हॉस्पिटल में जाके या जहां भी वो गया वो काम हो रहा है। देखिए उसने वोट नहीं लेना, उसने अवाम की मुश्किलात को, देखिए इस शहर से, खास तौर पर इस शहर से वो हैं और इस शहर के मसाइल को भी जानते हैं। और मैं मोहसन नकवी साहब आपसे वादा करता हूँ, मैं बिल्कुल 100% आपके साथ खड़ा रहूंगा। मुझे बिल्कुल दोबारा वोट नहीं लेना। मुझे मासूम, मैंने और आपने एक मासूम जान में चाली मरी, अल्लाह करे इंशाल्लाह। जो मेरे से वादा किया मोहसन भाई वो पूरा कर दें। अल्लाह ताला पता नहीं जिंदगी कब खीर हो जानी है। और मैं आपको भी मशकूर हूँ कि आपने हमेशा मिसाइल पे बात की। और मैं दुनिया टीवी का इस पे देखिए, हमारी आपकी सबकी कोशिश है कि इनके ज़मीर जगाना, इन सोयों को तो जगा लेते, जागतों को जगाना बहुत मुश्किल काम है। जिनके ज़मीर मर चुके होते हैं, जिन्होंने अपने ज़मीर जला दिए हैं, उनका क्या ही कर सकते हैं। मैं आपके प्रोडक्ट तवसल से सार्फिन को ये गुजारिश करूंगा कि जो LPG सिलेंडर खरीदें, अच्छा। तो उसको 7 ओगरा का थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट जरूर हासिल करें। अच्छा, ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदें। ये जितनी हार्डवेयर की दुकानों पे सिलेंडर चमकती हुई आपको नजर आ रही है, सारे के सारे 2 नंबर हैं। इनकी उम्र 3 माह 6 माह के बाद ये ब्लास्ट हो जाते हैं। तो खुदारा मौत ना खरीदें। जो ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनसे सिलेंडर लें, और बल्कि उनसे रसीद लें और थर्ड पार्टी का सर्टिफिकेट लाजमी लें। अगर जो नहीं देता फौरी तौर पे उसकी शिकायत DC को करें, हम नहीं करें, हम खुद उसकी जेल की हवा। अच्छा, दूसरा ये मुझे बताइए कि कितना भरवाना कितना चाहिए, कितने किलो भरवानी चाहिए गैस? जो म्यारी सिलेंडर है ना, जब वो फुल हो जाता है वो खुद ऑटोमेटिकली आपका पंप भी बंद हो जाता है। अच्छा। बात ये, जो म्यारी सिलेंडर की लाइफ टाइम गारंटी है, उसके लिए परेशानी की कोई जरूरत नहीं है। वो उसको 10 मंजिलों से फेंक दें, आग के अंदर फेंक दें, वो ना जलेगा और अच्छा। ना। देखिए म्यारी स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक जो बने उसके 25 कारखाने हैं। लेकिन अफसोस मुझे बहुत से मैसेजेस सोशल मीडिया के थ्रू आ रहे हैं कि वो जो जिनको ओगरा के लाइसेंस मिले हुए हैं, जिनको वो भी मौत के खिलौने बना रहे हैं। मैं फिर कहूंगा चेयरमैन, फिर क्या करें? जिनको ओगरा के लाइसेंस भी मिले वो भी गैर कानूनी बना रहे हैं, तो फिर क्या करें? अब बताएं, इसमें इंतजामिया की गलती है या इसमें वो लोगों की गलती है जो लोगों की जानों के साथ खेल रहे हैं? इस मुआशरे में बेहिसी का आलम है। ये बेहिसी का आलम है। देखें, आपको अथॉरिटी ने एक लाइसेंस दिया, आप उस अथॉरिटी को बिल्कुल ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, आप उस अथॉरिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखें, चेयरमैन ओगरा गुजरांवाला तशरीफ ले गए। अच्छा। पहली दफा पाकिस्तान का चेयरमैन वगैरह पहली दफा गुजरांवाला का, तमाम की तमाम मार्केटें बंद हो गई। बाकी लोग उनको पहले से खबर हो जाती है, लो जी चेयरमैन वगैरह आ गया। माफिया है ना। अब मैंने CM साहब से जो हम प्रोग्राम बना रहे हैं, इंशाल्लाह ताला ये दौड़ने नहीं पाएंगे। हम ऐसा प्लान करेंगे कि ये इंशाल्लाह ताला इनको रंगे हाथों पकड़ेंगे और फिर इंशाल्लाह ताला आपके साथ बैठ के सख्त सवालों का सख्त जवाब फिर भी देंगे इंशाल्लाह। जरूर हम भी इसी तरह चाहेंगे कि आपसे बार बार मुलाकात भी हो, बात भी हो और इसके ऊपर जो है अवेयरनेस भी फैलाई जाए। अच्छा, दूसरा इरफान साहब, जो गली मोहल्लों में छोटी छोटी दुकानें खुली हुई हैं गैर मेयारी सिलेंडर्स की और वहाँ पे भी गैस भराई जा रही होती है, उनके लिए क्या कहेंगे? मैं एक दफा फिर आपके प्रोग्राम तो सच कहूँगा, हुकूमत को कहूँगा, खुदारा इनको बंद कर दें या इनके लिए बाज़ाब्ता तरीकाकार को बनाएं, बाकायदा इनको लाइसेंस दे दें। ये जो बत्तागिरी है, पुलिस की बत्तागिरी है, या आप देख लें कि नहीं तो पुलिस पैसे लेके उनके खिलाफ चलान नहीं करती, सजा नहीं देती। उसके लिए कोई ज़ाब्ता खिलाफ जो SOP बने हुए हैं कि होटल तंदूर के पास कोई दुकान नहीं होगी, नहीं होनी चाहिए, चर्च के पास कोई दुकान नहीं होगी, बेसमेंट में कोई दुकान नहीं, मोहल्ले में कोई इस तरह की दुकान नहीं हो सकती है। ये जो SOP बने हुए हैं, दोबारा से हम उसको रिव्यू करने के लिए तैयार है। नहीं तो पुलिस बता लेती है। बिल्कुल लेती है सर। हम अब देखिए मेरी बात सुने, मैं फिर कह रहा हूँ, लाखों पर्चे अभी तक हो चुके हैं, कोई बताएं एक दुकान बंद हुई हो। लेकिन जैसे आप इरफान साहब कह रहे हैं ना कि कॉल पहले ही चली जाती है और दुकानें बंद हो जाती है, तो कौन कौन से डिपार्टमेंट्स इसमें मुलव्वस हो सकते हैं? अब बंद नहीं होती। अब वो कहते हैं दुकान खुली रखो, तुम आ जाओ, एक बंदा थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ और 5000 रुपए दो, रात घर चले, सुबह बंद करा लेना। मैं फिर कह रहा हूँ DIG लाहौर से आप चेक कर लें, लाहौर में इन्वॉल्व है, बाकी लोग भी हैं। देखिए मैं चाह रहा हूँ ये सिलसिला बंद होना चाहिए। ये जो चूहे बिल्ली का खेल है, पैसे लेके छोड़ना, बकायदा इनको दुकानों को चाह रहे हैं इरफान साहब, ये सिलसिला खत्म हो, भत्ताखोरी भी खत्म हो। मैं ये चाह रहा हूँ कि इनको बकायदा जो SOP पे पूरे है तो उनको बकायदा लाइसेंस दिए जाए। कोई पुलिस वाला, कोई सरकारी अफसर भत्ता ना ले सके, बाइज्जत लोग काम करें। अच्छा, जब अगर दुकानदार भत्ता देने से मना करता है तो फिर पुलिस वाले क्या करते हैं? पुलिस वाले फिर वही करते हैं, एक गाड़ी में बिठाते हैं, शहर का चक्कर लगाते हैं। वो मान जाता है, वो बेचारा जलील ख्वार होता है पूरी। देखिए मैं आपके ये जो चीज़ें कर रहा हूँ, मैं DIG साहब बहुत अच्छे इंसान है। उन्होंने फैसलाबाद में भी SOP ने बात ये कि ये नीचे आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, यहाँ पे काम करने की मतलब बस एक चक्कर की मार है शहरी।
शहरी वो खुद निकाल के, वो जब वही गाड़ी के अंदर बैठता है वो खुद 10,000 रुपये। अच्छा मजे की बात है कि हम लोग कई दफ़ा ना अब बैठ के बात कर रहे थे। हाँ ये LPG तमाम दुकानदार ये सुन रहे हैं, और मैं भी LPG, मेरे बच्चे भी, ये इतने बेहिस हैं, ये अपने पास से पैसे भी दे देंगे। अच्छा। फिर कहेंगे बता ले भी, बता तो तुम खुद दे रहे हो। हाँ, बिल्कुल अच्छा, ऐसे बिल्कुल उसके देखे अगर ये लोग डट जाएं, अगर ये लोग बिल्कुल डट जाएं कि हमने नहीं देना, ये दुकान बंद कर दें या इसकी कोई ज़ाब्ता अखलाक बनाएं ताकि प्रॉपर एक बाइज्जत बिजनेस हो सके। हम में से काली बेड़े हैं जो वो कहती हैं 5,000 एक दुकान का, 10,000 फिक्स किया, 4,000 आगे दिया, 2,000 रख लिए। हम में से काली बेड़े हैं जो वह गैर मेरी सिलेंडर भी बिक रहा है और गैर मेरी गैस। आप देखें तो ऐसे तो आपको ही पता होगा कि आप में से कौन कौन सी काली भेड़े हैं, उनको नहीं निकाल सकते आप? तो हमने बड़ी कोशिश की है, लेकिन बात यह है कि जब वो चोर आपस में मिल जाते हैं ना सारे, तो वो फिर कोई ना कोई इल्जाम तराशी करेंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ क्रॉस द बोर्ड जो दुकान होटल के पास, तंदूर के पास आज ही बंद होनी चाहिए। डीसी साहब ये अच्छा होता अगर आप उन लोगों के आज नाम ले लेते और वो सारे लोग पकड़े जाते, लेकिन ऑब्वियसली सबकी मजबूरी होती है, कोई ना कोई तो वो मजबूरी खा जाती है। मस्जिद के नीचे दुकान है और एक कब्रिस्तान के अंदर दुकान है, फिरोजपुर रोड पे आए आप। अच्छा, कब्रिस्तान के अंदर बिल्कुल शुरू में दुकान है, कब्रिस्तान के अंदर बैठ के गैस भर रहा है। और एक नक्शा साहब है मस्जिद के नीचे, मैंने 1000 दफा कहा है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को लिख के भेजा है, यहाँ इतनी बेहिसी का आलम है, खुदा ना खासा नमाज हो रही हो तो वो खुदा ना खासा को हादसा हो जाए, क्या बनेगा? बात ये, अच्छा अब मैं जब एक SOP बन गए, उसके अंदर ये चीज़ें लिखी हुई हैं, उस पर अमल दरामद तो स्टेट ने कराना है ना। अगर मैं फिर मैं किसी की सिफारिश करूँ, देखिए मैं चाहता हूँ कि इसकी SOP के मुताबिक कुछ ज़ाब्ता अखलाक बने ताकि ये बच्चागिरी का सिलसिला बंद हो। ये बिल्कुल गलत है। और इसके ऊपर कीमत के ऊपर मुझे आप लोग बहुत तनकीद का निशान, मैं भी कहता हूँ कि ज़िले हुकूमत बैठ के नहीं, आपको नहीं हम बना रहे कीमत के ऊपर तनकीद का निशाना, हम उन लोगों को बना रहे हैं जो अज खुद कीमतें बढ़ा देते हैं। हम तो उन लोगों को तनकीद का निशाना बना रहे होते हैं। देखिए अगर फर्ज करें कि घरेलू सिलेंडर की कीमत ओगरा तय करता है। हाँ जी। नीचे आर्टिकल 29 के तहत ओगरा के पास ओगरा ने इख्तियार DCSC को दिए, तो ये तमाम ज़िले हुकूमतें बैठ के इन चीज़ों का तयन करें ना। हाँ ताकि आपको फर्ज करें शदारा में और कीमत है, फिरोजपुर रोड पर और कीमत, ताकि एक कीमत करने के लिए कोई ज़ाब्ता अखलाक बन जाए। किलो की कीमत ओगरा या कोई नहीं निकालता, लेकिन बात ये इसके लिए तरीकाकार तो कोई बनना है। हम उसके लिए तैयार हैं, बैठे हैं इस पर बात। हम हर काम अथॉरिटी ओगरा में लेके जाते हैं या कोर्ट में लेके, ये कुछ ही बात नहीं है। हर चीज तो नहीं ना कोर्ट में लेके लेके जाया जा सकता, खुद भी बंदा कुछ कर ले। अच्छा दूसरा मुझे बताइए, एक तो LPG के वाले से बात होगी, सर्दियां आने वाली हैं, गैस हमें मिलेगी? चूल्हों में गैस मिलेगी? गैस इंशाल्लाह ताला मिलेगी, और इंशाल्लाह ताला बिल्कुल सरकारी कीमत पे ख्वाहिश है कि मिले। लेकिन चूंकि यहाँ पे गैस माफिया गैस नहीं, कुदरती गैस तो नहीं मिलनी आपको। कुदरती गैस मैं उसी की बात कर रही हूँ कि चूल्हों में कुदरती गैस आएगी कि नहीं? कुदरती गैस आपके घरों में बिल्कुल कोई नहीं आनी, आपका LPG ही चलेगी। इसका मतलब चलेगी। और अल्लाह करे गैस माफिया को हम लगाम डाल सके, हुकूमत डाल सके, ताकतवर अदारे। नहीं तो कुदरती गैस क्यों नहीं आएगी हमारे पास? हमने चोरी चकारी करके हमने दोनों कंपनियां अरबों रुपए की डिफॉल्ट कर चुकी, दोनों SSGC और SNGPL दोनों अरबों रुपए का डिफॉल्ट कर चुकी हैं। कुदरती गैस नहीं आनी। हमने आप अंदाजा करें, हम LNG लाते हैं, अरबों रुपए का टैक्स अभी भी सिर्फ 2 वक्त ही आती है, सुबह दोपहर में भी चली जाती है और शाम में थोड़ी देर के लिए आती है, 10 बजे वो भी गायब हो जाती है। कुदरती गैस नहीं आएगी, आपको LPG पे जाना पड़ेगा। और हमें सबको मिलकर सर जोड़कर इस गैस माफिया का मुकाबला करना है ताकि आपको सस्ती मियारी गैस। अभी तो आपको मैं फिर कहने वाला था, अभी जो आपके घर में गैस जो सिलेंडर में जा रही है, वो अगर 3000 की गैस जा रही है तो वो आपको सिर्फ गैस 2000 की मिल रही है। 1000 बाकी 2000 का पानी है, 1000 की गैस है। अब गैस और पानी की मिक्सिंग शुरू हो गई है। तो एक आम शहरी कैसे फिर इसका इंश्योर करे कि पैसे हम इतने ज्यादा दे रहे हैं? मैं कहता हूँ आप अंदाजा कर लें कि 2000 का पानी, यानी गैस जो है, गैस की कीमत में हम घर में पानी गंदा लेके जा रहे हैं और वो जलता भी नहीं है। यानी अदारे सोए में बेसिक आलम है। मैंने चेयरमैन ओगरा से रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा जी हम मोबाइल लैब बना देंगे, रोड पे जाते हुए पकड़ लेंगे, बोदर को पकड़ लेंगे, बोदर को सील कर देंगे, नीलाम कर देंगे। कुछ नहीं हुआ। उसी तरह अच्छा कार्रवाइयां की तो जाती हैं इरफान साहब, कोई फायदा नहीं होता। बात यह है कि देखिए कोशिश है कि बोल्ड स्टेप लेने की। मैं कह रहा हूँ गैस बहुत माफिया बहुत ताकतवर है इनसे। 150 अरब की डेली ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। सरकारी SSGC सरकारी अदारा खुद ब्लैक मार्केट में लवस है। मैं अभी FIA गया हुआ था उनकी कराची में,
तो वो लोग बैठे थे, वो कहते सर, उनके सरकारी अफसरान बैठे थे, मुझे तरस आ रहा था, जो पीछे ताकतवर लोग बैठे, वो मैं लाहौर से FA चला गया, अच्छा, पेश हो गया, मैंने दरखास्त दी, देना मैं 5 दिन बैठा रहा, उनमें से वो जो ताकतवर जो साहब लोग थे वो आए नहीं, नीचे वाला बेचारा अकाउंटेंट, बाकी लोग, मैंने कहा सर इनका क्या कसूर है। गुजारिश ये है कि यहाँ पे आवा बिगड़ा हुआ है, हमें बोल्ड स्टेप लेने पड़ेंगे। मेरी इक़्तिदार जिनके पास है, मेरी उनसे गुजारिश है, खुदारा इस अवाम पे रहम खाएं, कम से कम ये देखें ये क्या तमाशा, इसको बंद किया जाए। बिल्कुल ऐसे ही हम भी यही दरख्वास्त करते हैं कि जनाब जिन चीज़ों की इरफान साहब जो है वो निशानदेही कर रहे हैं कि जो उनसे कारखाने ये सिलेंडर्स बना रहे हैं, शालम मार्केट में इस तरह के कारखाने हैं, गुजरांवाला की बात हो रही है, इससे मुंसलिक और भी बहुत से शहर हैं जहाँ पर गैर मयारी सिलेंडर्स बनाए जाते हैं, इनको पकड़ा जाए, इन माफियाज पर लगाम डाला जाए ताकि आवाम की जो जान और माल की जो हिफाजत की जाए, जो एक रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी भी होती है। इरफान खोखर साहब, चेयरमैन LPG एसोसिएशन, हमारे साथ मौजूद। इरफान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर और अपना मौक़िफ़ आपने हमारे साथ शेयर किया है। एंड पे वही कहेंगे कि एहतियात बरतनी चाहिए। हुकूमत तो चले अपना काम कर ही रही है, हम लोगों ने भी एहतियात बरतनी है। जो मयारी सिलेंडर्स हैं उनका इस्तेमाल करना है, गैस नहीं आ रही है तो कोई अल्टरनेट तो हमें चाहिए ही है, तो उस हवाले से भी आप लोगों ने प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।